भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है एक और धमाकेदार कहानी में। सबको लगता था कि ये बंदा एक नई दुनिया में ई रैंक स्किल्स वाला कमजोर अनाथ है, पर उसने कसम खा ली थी कि जिन लोगों ने उसे मौत के मुंह में ढकेला है वो उनसे चुन चुन के बदला लेगा। तोका मेमोरी की जिंदगी बचपन से ही एक नाइटमेयर थी। उसके पिता के गुजरने के बाद उसकी मां ने एक लूजर बॉयफ्रेंड को घर में घुसा लिया जो तोका पर दिन रात हाथ साफ करता था। बेचारा तोका हर दिन एस वोपिंग खाता, उसे ढंग से खाना तक नहीं मिलता था और वो बस एक कोने में दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहता। और उसकी मां, भाई वो तो अलग ही नमूनी थी। बेटा दर्द से चिल्ला रहा होता और वो आराम से टीवी देखने में बिजी रहती। इस माहौल ने तोका को एक अकेला और जीरो कॉन्फिडेंस वाला लड़का बना दिया। एक दिन तोका की आंख खुलती है। वो अपने स्टेप डैड की मार का सपना देख रहा था। तभी उसे सुनाई देता है कि क्लास का गुंडा शोगो ओयामाडा बेचारी मासूम लड़की अयाका सोगो को परेशान कर रहा है। शोगो ने अयाका की बुक छीन ली और सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि वो गर्ली नॉवेल्स पढ़ रही थी। मतलब सीरियसली, इस गवार को इतना समझ नहीं आता कि लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकती हैं। तोका सोचता है कि काश ये कोई टीवी शो होता जहां वो हीरो बनकर एंट्री मारता, शोगो को धूल सटाता और सबकी इज्जत जीत लेता। लेकिन रियलिटी में तोका को पता है कि उस बस में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो खड़ा हुआ तो उसकी अपनी वीक एस हालत खराब हो जाएगी। क्लास के पॉपुलर बच्चे शोगो का साथ दे रहे थे और बाकी लोग डर के मारे हंस रहे थे ताकि अगला नंबर उनका ना हो। भाई इन सब का तो अलग ही लेवल का सिस्टम चल रहा है। यहाँ तक कि उनका निठल्ला टीचर भी घोड़े बेचकर सो रहा है और शोगो बेचारी लड़की से नंबर मांगने के लिए प्रेशर बना रहा है। तभी पता नहीं कहां से तोका के अंदर का शेर जागता है। वो खड़ा होता है और शोगो की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अयाका से दूर रहो। शोगो जोर से हंसता है और उसे सिंप और कमजोर बोलकर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। क्लास का सबसे पॉपुलर बंदा किरीहारा ताकायासु शोगो को ऑर्डर देता है कि किताब वापस करो। शोगो की हवा निकल जाती है और वो चुपचाप किताब दे देता है, पर तुरंत एक दूसरे नर्ड यासु को परेशान करने लगता है। तोका सोचता है कि किरीहारा ने अयाका की मदद क्यों की, क्योंकि ये उसका स्टाइल तो नहीं था। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एकदम क्रेजी कांड हो जाता है। पूरी बस एक नई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सब के सब दंग रह जाते हैं जब वो खुद को एक अजीब जगह पाते हैं। वहां एक ब्रिज पर एक हॉट औरत खड़ी होती है जो खुद को गॉडेस विसियस बताती है। इसेकाई लॉजिक, सुंदर लड़की दिखे तो समझ जाओ गॉडेस ही होगी। वो समझाती है कि जब भी कोई डीमन किंग तबाही मचाने आता है तो ये किंगडम दूसरी दुनिया से खतरनाक वॉरियर्स को बुलाता है। लगभग 200 साल पहले एक डीमन किंग ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी, पर कुछ हीरोज ने उसे हुक किया और उसकी आर्मी को धूल चटा दी। बैड लक ये है कि वो डीमन किंग फिर से जिंदा हो गया है, इसलिए इन सबको यहाँ न्यू हीरोज बनाकर लाया गया है ताकि वो उसका खेल खत्म कर सकें। स्टूडेंट्स एकदम कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें लग रहा है ये कोई मजाक है या वो मर चुके हैं। उनका टीचर चिल्लाकर सबको चुप कराता है और कहता है कि गॉडेस की बात ध्यान से सुनो। तोका वहां की पुरानी बिल्डिंगों, आर्मर पहने सोल्जर्स और गॉडेस विशियस की सुनहरी आंखों को देखकर हैरान है। वो खुद को चुटकी काटता है ये चेक करने के लिए कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। भाई सपना होता तो इतना लंबा नहीं चलता। किरीहारा आगे बढ़ता है और गॉडेस से पूछता है कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो क्या होगा। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि फिर वो उन्हें वापस नहीं भेज पाएगी। वापस जाने का एक ही रास्ता है, डीमन किंग को फिनिश करो और उसके पास से एक स्पेशल इविल एलिमेंट लेकर आओ जो सिर्फ उसके खत्म होने पर ही मिलता है। शोगो गुस्से में फट पड़ता है और चिल्लाने लगता है कि उन्हें बिना पूछे यहाँ क्यों लाया गया। वो मदद करने से साफ मना कर देता है। तभी गॉडेस विसियस अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उनसे भीख मांगती है कि उसके किंगडम को बचाओ। अयाका कहती है कि वो तो बस आम इंसान है, वो क्या करेंगे, पर गॉडेस वादा करती है कि उनके अंदर ऐसी हिडन एबिलिटीज है जिन्हें वो खुद नहीं जानते। शोगो को अब भी मजाक लग रहा था तो गॉडेस प्रूफ देने का फैसला करती है। वो एक कैदी और एक बहुत ही भयानक डीमन डॉग को बुलाती है। वो उस कुत्ते को छोड़ देती है और वो पलक झपकते ही उस कैदी की पेटी बना देता है। भाई ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर गॉडेस ने लॉजिक दिखा दिया। लड़कियां डर के मारे रोने लगती है, पर गॉडेस बड़ी शांति से एक स्पेल बोलती है और उस राक्षस को राख में बदल देती है। फिर वो स्टूडेंट्स को बुलाती है उनकी एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए। एक एक करके सब एक क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं जो अलग अलग कलर्स में चमकता है। गीक्स के बाद शोगो की बारी आती है। जैसे ही वो बॉल को हाथ लगाता है वो एकदम लाल चमकने लगता है। गॉडेस कहती है कि उसके पास ए रैंक स्किल है, जिसे सुनकर शोगो की अकड़ 10 गुना बढ़ जाती है। फिर किरीहारा आगे आता है और भाई उसके हाथ लगाते ही वो बॉल सुनहरी रोशनी से इतना चमकता है कि सीधा फट ही जाता है। एक्सप्लोजन। उसके बाद अयाका आती है और पता चलता है कि वो एस रैंक है। फिर एक और लड़की सोगो आती है और वो भी एस रैंक निकलती है। गॉडेस विसियस और वहां के गार्ड्स की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। गॉडेस बताती है कि एक एस रैंक मिलना भी किस्मत की बात होती है, पर यहाँ तो 3-3 एस रैंक है। मतलब दुश्मन की तो अब पक्का पेटी बनने वाली है। अब टोका क्रिस्टल के पास जाता है, पर जैसे ही वो उसे टच करता है वो डब्बा एकदम सड़ी हुई फेंट पर्पल रोशनी फेंकता है। गॉडेस विसियस तो उसे घास तक नहीं डालती और तुरंत अगले बंदे को बुला लेती है। टोका बेचारा पूछने की कोशिश करता है कि मेरा रैंक क्या है, पर वो उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कोई पुराना रिश्तेदार उधार मांग रहा हो। टोका वहां से निकल जाता है, ये समझकर कि इस दुनिया में भी वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही बनकर रह जाएगा। उसके बाद यासु, वही नर्ड जिसे सब परेशान करते थे, क्रिस्टल के पास जाता है और भाई निकलता है उसका डार्क एबिलिटी। बताया जाता है कि ये वही पावर है जो एक पुराने सबसे खतरनाक हीरो के पास थी।
सब लोग अपने स्टैट्स चेक कर रहे होते हैं और गॉडेस बताती है कि सबकी एबिलिटीज अलग अलग हैं। पर तभी वो एक बम फोड़ती है कि अब एक क्रिटिकल रिचुअल होगा। वो टोका को आगे बुलाती है और एक गार्ड उसे धक्का देकर सामने खड़ा कर देता है। वो उसे एक अंधेरे गड्ढे यानी पिट के पास ले जाती है और ऐलान करती है कि टोका ई रैंक है, मतलब पूरी क्लास में सबसे गया गुजरा। गॉडेस कहती है कि इतिहास गवाह है, ई रैंकर्स हमेशा मुसीबत पैदा करते हैं, इसीलिए उन्हें खत्म कर दिया जाता है। पर इस बार क्योंकि उनके पास इतने सारे एस रैंक हीरोज हैं, वो इस बेचारे ई रैंकर को एक मौका देगी अपनी जान बचाने का। भाई ये तो वही बात हो गई कि रहम भी कर रही हूँ और मौत के मुंह में भी भीज रही हूँ। उसे एक अबैंडन्ड रूइंस यानी एक ऐसे डंजन में भेजा जाएगा जहां क्रिमिनल्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स को फेंका जाता है। वो कहती है कि अगर वो वहां सर्वाइव कर गया तो वो उसे छोड़ देंगी, नहीं तो वहीं उसकी पेटी बन जाएगी। टोका बेचारा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि मैं मेहनत करूंगा, सुधर जाऊंगा, पर गॉडेस उसे सीधा बोल देती है कि वो फेलियर फ्रेम कैटेगरी में है, मतलब उसके स्टैट्स इतने गिरे हुए हैं कि वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले कुछ नहीं बदलने वाला। टोका का खून खौल जाता है। वो गॉडेस को खरी खोटी सुनाता है कि उसने कभी इस दुनिया में आने की भीख नहीं मांगी थी, उसे जबरदस्ती समन किया गया और अब उसे कचरे की तरह फेंका जा रहा है। पर तभी किरीहारा बीच में टपट जाता है और कहता है, भाई सबका टाइम वेस्ट मत कर, लड़कियां थक गई हैं। और हद तो तब हो गई जब बाकी सब भी किरीहारा की हाँ में हाँ मिलाने लगे। टोका जमीन पर गिरा हुआ हार मान लेता है। तभी यासू उसके पास आता है। टोका को याद आता है कि कैसे उसने यासू की मदद की थी जब लोग उसे बुली कर रहे थे। लेकिन भाई यासू तो अलग ही नशा करके बैठा है। वो टोका को झाड़ देता है कि एक ई रैंकर को अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए। भाई ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। टोका की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है। गॉडेस रिचुअल शुरू करती है और उसे एक चमड़े का बैग फेंक कर देती है जो उसका स्पेशल आइटम है, पर वो भी एकदम यूजलेस निकलता है। अयाका सुगुई टोका का बचाव करने की कोशिश करती है कि ये गलत है, पर गॉडेस विसियस तो उसे हटाने पर तुली थी। वो अयाका को नॉकआउट कर देती है ताकि वो और चीख चीख ना करे। टोका का दिमाग घूम जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और गॉडेस पर पैरालाइज स्पेल फेंकता है, पर वो उसे आराम से ब्लॉक कर देती है और उसे लूजर बोलती है कि इतनी वीक स्किल से उसे मारने चला था। फिर किरीहारा अपनी पावर दिखाने के लिए एक मैसिव फायरबॉल बनाता है और शाना बनता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था, थोड़ा सा माना डालकर। सब लोग टोका की हालत पर हंस रहे होते हैं और बेचारा टोका रोने लगता है। उसे अपने बचपन का रोना याद आता है, पर तभी उसकी आत्मा उसे बोलती है, अब बहुत हो गया अच्छा बच्चा बनना, अब अपना असली रंग दिखा जो तू इतने सालों से दबा के बैठा था। टोका सब कुछ छोड़ देता है और नफरत भरी आंखों से गॉडेस को देखता है। वो उसे सीधा रॉटन हो बोल देता है, भाई रोस्टिंग लेवल 100, और वार्निंग देता है कि अगर वो जिंदा बाहर आया तो वो उसकी वाट लगा देगा। अगले ही पल वो एक अंधेरी गुफा यानी केव में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है, पर अंधेरा इतना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर वो चमड़े के बैग में थोड़ा सा माना डालता है और उसमें लगा जेम एक लैंटर्न की तरह चमकने लगता है। गुफा में आगे बढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि वो मरे हुए लोगों के कंकालों पर चल रहा है। वो डर जाता है कि आखिर इन सबको किसने मारा होगा। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। टोका मुश्किल से बचता है और अपनी जान बचाकर ऐसे भागता है जैसे पीछे पड़ोसी का कुत्ता पड़ा। वो राक्षस टोका के बिल्कुल पीछे है और टोका फुल स्पीड में हॉलिंग ऐस कर रहा है। वो सोचता है कि पलट कर लड़े या नहीं, पर उसे पता है कि लेवल का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो गया काम से। अगर वो रुका तो पक्का उसकी पेटी बन जाएगी। डर के मारे उसके आंसू निकल रहे हैं। फिर वो एक पत्थर से टकराकर मुंह के बल गिर जाता है। उसे लगता है कि मौत सामने खड़ी है और उसे अपनी जिंदगी पर गुस्सा आता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला होता है, टोका एक डेस्परेट मूव चलता है। वो अपनी पैरालाइज स्पेल फेंकता है और शॉक हो जाता है कि वो मॉन्स्टर वहीं जम जाता है। वो उठकर भागता है, पर गुफा में डेड एंड पर पहुंच जाता है। तभी एक दूसरा बर्ड डीमन वहां आता है जिसकी आंखों में मौत होती है, पर अब टोका डरने वाला नहीं था। वो फिर से हाथ उठाता है और पैरालाइज स्पेल से उसे फ्रीज कर देता है। उसे समझ आता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उसकी स्पेल सच में काम करती है। पर बेचारा थक चुका है। वो स्टेटस चेक करता है तो पता चलता है कि माना खत्म होने वाला है, पर उसके पास एक आखिरी ट्रिक बची है। वो उस मॉन्स्टर पर पॉइजन स्पेल फेंकता है और भाई वो जादू की तरह काम कर जाती है। वो डीमन अब पूरा काला पड़ने लगता है और उसके शरीर से हर तरफ से खून निकलने लगता है। टोका थक कर वहीं गुफा के फर्श पर ढेर हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई उसके ये सड़ियल से दिखने वाले स्पेल्स इन डीमंस की इतनी बुरी तरह पेटी कैसे बना रहे हैं। तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो मिनोटॉर डीमन पैरालिसिस स्पेल तोड़कर आजाद हो चुका है और टोका को फिनिश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर इस बार टोका किसी डरपोक की तरह भागता नहीं है। उसके अंदर जितना भी गुस्सा भरा था, वो बेइज्जती, वो धोखा, सब एक साथ बाहर निकल आता है। बिल्कुल ड्रेन होने के बावजूद वो दुश्मन के सामने अपने हाथ उठाता है और कसम खाता है कि सर्वाइव करने के लिए वो किसी को भी पैक कर देगा। भाई ये हुई ना बात। हीरो अब फुल ऑन रिवेंज मोड में है। वो उस डीमन को खुलेआम फाइट के लिए चैलेंज करता है। भले ही उसे पता नहीं कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। उसे लगता है कि उसके पास अभी भी उसका नेचुरल माना बचा है जो उसके स्टैट्स पे नहीं दिखता। तो वो सोचता है कि अगर उसने उसे भी यूज कर लिया तो क्या कांड होगा। ऊपर से उसे पसीने छूट रहे हैं, ये सोचकर कि वर्स्ट के सिनेरियो में उसका माना सतह तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगा। फिर वो फालतू की सोच विचार बंद करता है और सामने वाले मॉन्स्टर पर पैरालाइज फेंकता है। पर भाई ये तो प्लॉट ट्विस्ट हो गया। स्पेल काम ही नहीं करती। उसे समझ आता है कि वो एक ही टारगेट पर बार बार सेम स्किल यूज नहीं कर सकता। भाई ये क्या लॉजिक है, गेम थोड़ी चल रहा है। इसलिए वो दिमाग लगाता है और मॉन्स्टर को स्लीप स्किल से सुला देता है और फिर पॉइजन से उसका खेल खत्म करता है।
उसे समझ आ जाता है कि उसकी स्किल्स की भी कुछ लिमिट्स हैं और नेचुरल माना खत्म होने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया है। तभी उसे दिखता है कि मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालत खराब है पर वो हार नहीं मानेगा। वो पागलों की तरह हंसते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जितनों को हो सके उन्हें पैरालाइज करता है, पर उसका नेचुरल माना भी अब खत्म होने की कगार पर है। उसका सर चकरा रहा है, कॉन्शियसनेस फेडिंग, पर वो कैसे भी करके टिका रहता है क्योंकि मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसे लगता है कि शायद ये उसका आखिरी वक्त है, पर वो पैरालाइज स्किल चलाता रहता है। जितनी बार वो स्पेल फेंकता है मॉन्स्टर्स की संख्या उतनी ही बढ़ती जाती है। अंत में वो अपने बचे कुचे नॉन एग्जिस्टेंट माना से आखिरी बार स्पेल कास्ट करता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि वो सीधा लेवल 258 पर पहुंच गया है। भाई ये तो अलग ही नशा है, एक साथ इतने लेवल्स। वो तुरंत पैरालाइज यूज करके सामने वाले मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है। उसे पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने पहले पॉइजन किया था वो मर चुका है और उससे उसे इतना भयानक एक्सपीरियंस मिला है। वो खुश हो जाता है कि अब वो लड़ सकता है और जितने भी मॉन्स्टर्स दिखते हैं सबकी पेटी बनाना शुरू कर देता है। उसकी पैरालाइज स्किल का लेवल अप हो जाता है क्योंकि वो उसे बार बार यूज कर रहा है। वो सोचता है कि क्या लेवल अप करने से नई स्किल्स भी मिलेंगी, पर अभी वो ये सब साइड में रखता है क्योंकि सर्वाइवल पहले है। उसे पता चलता है कि अब वो एक साथ मल्टीपल मॉन्स्टर्स को टारगेट कर सकता है। वो सबको जाम देता है और एक कॉकी स्माइल के साथ सोचता है कि शायद वो गॉडेस ही एक ऐसी थी जिस पर उसकी स्पेल काम नहीं की। 100% सक्सेस रेट देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि पीछे वाले मॉन्स्टर्स तक उसका स्पेल नहीं पहुंच रहा, मतलब उसकी रेंज लिमिटेड है। वो समझ जाता है कि एक मॉन्स्टर पर स्किल स्टैक नहीं होगी, इसलिए वो सभी पैरालाइज्ड मॉन्स्टर्स को पॉइजन कर देता है। इससे उसकी पॉइजन स्किल भी लेवल अप हो जाती है और अब वो इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरह देख रहा है। जब वो अपने स्टैट्स चेक करता है तो भाई वो तो ऑफ द चार्ट्स हैं। लेवल्स की वजह से सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया है। अब उसका माना आसमान छू रहा है क्योंकि उसका बेस माना पहले से ही हाई था। उसे पता है कि माना ही उसकी लाइफलाइन है। अगर ये खत्म तो समझो वो टोस्ट है। वो थोड़ा सा ब्रीदर लेता है और पॉइजन की वजह से मॉन्स्टर्स एक एक करके मरने लगते हैं। धीरे धीरे वो लेवल 395 तक पहुंच जाता है। फिर वो जहर खाए हुए मॉन्स्टर्स को सुला देता है, स्लीप स्किल, जिससे उसकी स्लीप स्किल भी अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच जाती है। जब सारे मॉन्स्टर्स दम तोड़ देते हैं तो हमारा हीरो सीधा लेवल 501 पर जंप कर जाता है। भाई ये तो हैकर लेवल की तरक्की है। उसे लगता है कि अब इन स्टैट्स के साथ वो इस डंजन से जिंदा बाहर निकल सकता है। वो पीछे वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो उससे पहले ही भाग जाते हैं। बाद में वो वहां पड़े कंकालों से एक रोब और काम की चीजें जुगाड़ लेता है। पर अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, भूख और प्यास। वो खाने की तलाश में आगे बढ़ता है पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे उन मॉन्स्टर्स की याद आती है जिन्हें उसने अभी मारा था। वो सोचता है कि ये भी काऊ या चिकन जैसे ही होंगे। वो वापस जाता है उन्हें काटने के लिए, पर उनकी स्किन इतनी सख्त है कि छुरा तक नहीं चलता। मजबूरी में वो एक मॉन्स्टर की आईबॉल निकालकर उसे चबाने की कोशिश करता है, पर भाई उसका स्वाद इतना घटिया था कि वो उसे हजम ही नहीं कर पाता। भाई हीरो का टेस्ट तो एकदम ही कचरा निकला। उसकी हिम्मत टूट रही होती है और वो सोचता है कि क्या वो ऐसे ही भूख से मरेगा, पर तभी वो देखता है कि उसके चमड़े के बैग का जेम हल्का पर्पल हो गया है। वो उसमें मैजिक डालता है उसे नॉर्मल करने के लिए, पर अचानक बैग भारी होने लगता है। जब वो अंदर देखता है तो उसकी निकल पड़ती है एक कोला की बोतल और जर्की का पैकेट। उसे लगता है जैसे भगवान ने उसे बचा लिया हो। उसे नहीं पता कि ये बैग और खाना देगा या नहीं, इसलिए वो अगले कुछ दिन उस भूल भुलैया लैबिरिंथ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा लड़का चारों तरफ से उन मॉन्स्टर से घिरा हुआ है जिन्हें उसने पैरालाइज और पॉइजन करके छोड़ दिया था। टोका वहां एकदम चिल कर रहा है, बस उनके मरने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो ढेर होते हैं इसका लेवल किसी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। वो चारों तरफ देखता है और भाई नजारा ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा मैसेकर हुआ हो। चारों तरफ लाशें ही लाशें। तभी टोका को रियलिटी चेक मिलता है और वो रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कितना मेस्ड अप और खतरनाक काम कर सकता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब वो अपने पेरेंट्स को खत्म करने का सोचता था क्योंकि वो उसे कचरे की तरह ट्रीट करते थे। पर शुक्र है उसके अंकल और आंट्स का जिन्होंने उसे बचा लिया और उसे एम्पैथी और काइंडनेस सिखाई। उसे लगा था कि वो उनके जैसा बन गया है, पर अब उसे समझ आ रहा है कि वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। उसे फील होता है कि इतनी सारी लाशें देखने के बाद भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने आप से ही डरने लगता है, पर आखिर में एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई यही मेरा असली रूप है। सारे मॉन्स्टर्स दम तोड़ देते हैं और उसका लेवल सीधा 1257 टच कर जाता है। वो वहां मिले कुछ इंसानी अवशेषों के लिए प्रार्थना करता है और आगे निकल जाता है। सैवेज रिएक्शन, रो भी रहा है और लेवल अप भी कर रहा है। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। रास्ते में एक और मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो तुरंत पैरालाइज और पॉइजन की डबल डोज दे देता है। उसे लगता है कि ये रूइंस बाकी जगहों से काफी अलग है। तभी उसे एक ऐसा क्रिस्टल दिखता है जो उसके बैग वाले जेम जैसा है। वो उसमें अपनी मैजिक डालता है और एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अंदर उसे एक मरे हुए कपल की लाशें मिलती हैं, न खाना न पानी। लगता है उन्होंने साथ में ही मौत को गले लगाना ठीक समझा। वो उनका सामान चेक करता है और कुछ जेम्स मिलते हैं। वो सोचता है कि सतह पर शायद ये काम आए। फिर उसे वहां और भी बहुत सारे कमरे दिखते हैं जिनमें से एक को खोलने में बहुत ज्यादा माना खर्च होता है।
उस कमरे के अंदर उसे एक और बॉडी मिलती है जिसके जख्म देखकर लगता है कि शायद वही उसकी मौत की वजह था। वहां उसे खत मिलता है। पढ़ने पर पता चलता है कि उस बंदे का नाम एंगलिन बैटहार्ट था। लोग उसे द ग्रेट सेज कहते थे, पर उसका असली टाइटल था एंगलिन द हीरो ऑफ डार्कनेस। टोका को याद आता है कि गॉडेस ने इसके बारे में बताया था। पता चलता है कि उस कमीनी गॉडेस ने इसका काम निकालने के बाद उसे यहां मरने के लिए फेंक दिया था। एंगलिन जानता था कि वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने अपना सारा सामान किसी ऐसे बंदे के लिए छोड़ दिया जिसमें यहां से जिंदा निकलने का दम हो। टोका सोचता है कि गॉडेस कहती थी कि द ग्रेट डीमन एम्पायर बुरा है, पर वो खुद तो उससे भी बड़ी विलन निकली और अब टोका भी उन जैसा ही बनता जा रहा है। वो सोचता है कि ये तो बुरा वर्सेस बहुत बुरा वर्सेस सबसे बुरा वाली बैटल होने वाली है। फिर उसे एंगलिन के सामान में फॉरबिडन आर्ट्स की एक किताब मिलती है। इसमें मैजिक टूल्स और मेडिसिन बनाने के नुस्खे यानी कि रेसिपीज हैं जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाले हैं। उसे एक फॉरबिडन मैजिक का स्क्रोल भी मिलता है, पर बेचारा उसे पढ़ नहीं पाता। पर उसे यकीन है कि इसमें बहुत पावरफुल मैजिक है, तभी तो उस लेजेंडरी सेज ने इसे इतनी हिफाजत से छुपाया था। शायद यही वो सीक्रेट वेपन बनेगा जो गॉडेस की बैंड बजाएगा, अगर वो इसका कोड क्रैक कर पाया तो। कमरे से निकलने से पहले वो देखता है कि किताब का एक पन्ना खून से लिखा गया है। वो टोका को वार्निंग देता है कि सोल ईटर से बचकर रहना, क्योंकि उसी ने यहाँ सबकी पेटी बनाई है। टोका अपनी जर्नी जारी लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखता है। उसे लगता है कि यही रास्ता बाहर जाता है, पर इसे खोलने के लिए क्रिस्टल चाहिए, और वो क्रिस्टल किसके पास है? वही सोल ईटर। फाइट से पहले टोका अपने स्टैट्स चेक करता है। अब उसका लेवल 1229 है। भाई ये तो लेवल नहीं, स्कोर कार्ड लग रहा है। उसे उम्मीद है कि उसकी यूनिक स्किल इस मॉन्स्टर पर काम करेगी। तभी उसे एक अजीब सा चेहरा दिखता है जिसके माथे पर वही क्रिस्टल लगा है। भाई यही है सोल ईटर। टोका उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो स्किल यूज करता है वो मॉन्स्टर एक बीम छोड़ता है जो सीधा टोका के हाथ पर लगती है। टोका अपना हाथ बांधता है और सोचता है कि भाई ये मॉन्स्टर तो ट्रिगर हैप्पी है। जैसे ही कोई अटैक करने की कोशिश करता है ये बीम मार देता है। उसे समझ आता है कि इस मॉन्स्टर का कोई वीक स्पॉट नहीं है। अब क्या करे? स्किल यूज करने के लिए नाम बोलना पड़ता है, पर ये मॉन्स्टर तो सांस लेने का मौका तक नहीं दे रहा। ऊपर से यूनिक स्किल की एक रेंज लिमिट है, तो वो दूर से भी कुछ नहीं कर सकता। भाई ये तो डेड एंड वाली सिचुएशन हो गई। वो सोचता है कि क्या उसे और लेवल अप करना पड़ेगा, पर फायदा क्या अगर वो स्किल ही यूज नहीं कर पाएगा। मॉन्स्टर हिलने लगता है और टोका को लगता है कि यही वो वजह है कि आज तक यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। पर अगर वो इसे हरा देता है तो रास्ता साफ। इसी बीच रूइंस के बाहर हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो डिस्पोजल रूइंस के सामने खड़ी है और सोच रही है कि शायद यहाँ छुपकर वो बच जाए। बेचारी को पता नहीं अंदर कितना कलेश चल रहा है। भले ही उसे पता है कि टोका कहाँ है, पर उसके मुंह से एक गंदा चिपचिपा सब्सटेंस निकल रहा है। तो क्या टोका इस सोल ईटर की पेटी बना पाएगा? और ये बाहर वाली लड़की कौन है? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट मिस मत कीजिए। भाई सोल ईटर के साथ फाइट अब एकदम पीक पर है। क्या मैं अगला पार्ट शुरू करूं या इसमें कुछ और तड़का लगाना है? वापस रूइंस में सोल ईटर टोका पर अटैक नहीं कर रहा। भले ही उसे पता है कि टोका कहाँ है, पर उसके मुंह से एक गंदा चिपचिपा सब्सटेंस निकल रहा है। अगले ही पल वो चिपचिपा गंदा ढेर अजीब से मॉन्स्टर्स में बदल जाता है। टोका को समझ आता है कि सोल ईटर उसे उन लोगों के चेहरे दिखा रहा है जो यहाँ मारे गए थे, उनके मरने से पहले के वो डरावने एक्सप्रेशंस। ऐसा लग रहा है जैसे ये मॉन्स्टर टोका का रिएक्शन देखकर मजा ले रहा हो। भाई ये मॉन्स्टर तो पक्का कोई सड़ी हुई वेब सीरीज देख के आया है। कितनी गंदी पसंद है इसकी। तभी सोल ईटर दीवार फाड़कर टोका के बिल्कुल बगल से निकलता है। टोका उन इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स को पैरालाइज तो कर देता है, पर उन्हें जहर देने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि वो इतना भी नहीं गिर गया कि इंसानों को अपने गंदे पॉइजन स्किल से खत्म करे। सोल ईटर को उसका ये कंफ्यूज्ड रूप देखकर बड़ा मजा आता है, तो वो और भी ज्यादा इंसानी मॉन्स्टर्स खड़े कर देता है। टोका चिल्लाकर उन्हें पीछे हटने को कहता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत खो रहा है, पर वो मॉन्स्टर्स कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल ईटर को टोका का ये दुख और डेस्परेशन देखकर अलग ही किक मिल रही है। उसे लगता है कि उसे उसका सबसे बढ़िया शिकार मिल गया है। टोका अभी भी उन मॉन्स्टर्स के आगे गिड़गिड़ा रहा है और सोल ईटर शो एंजॉय कर रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर कोई जवाब नहीं आता। तभी टोका नोटिस करता है कि सोल ईटर के इमोशंस अब एकदम पीक पर हैं। मतलब वो पूरा गार्ड डाउन करके मजे ले रहा है और इसी पल टोका उसे पैरालाइज कर देता है। प्लॉट ट्विस्ट अलर्ट। वो समझाता है कि वो तब से इसी पल का इंतजार कर रहा था जब ये मॉन्स्टर अपनी होशियारी में गार्ड डाउन करेगा। उसे खुशी है कि इस गधे मॉन्स्टर ने नोटिस ही नहीं किया कि पूरे ड्रामा के दौरान टोका ने अपना हाथ नीचे ही नहीं किया था। वो अटैक के लिए हमेशा रेडी था। टोका कहता है कि जो लोग खुद को सुपीरियर समझते हैं वो अक्सर कमजोर लोगों के सामने ढीठ हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। टोका की पैरालिसिस स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है और वो सीधा सोल ईटर को बोलता है कि भाई ये रोना धोना और डर तो बस एक एक्टिंग थी। वो बताता है कि वो सालों से एक सीधा साधा और हार्मलेस बनने की एक्टिंग कर रहा था, यहाँ तक कि वो खुद भी भूल गया था कि वो असलियत में कितना खतरनाक है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उन इंसानी मॉन्स्टर्स को पॉइजन कर देता है। भले ही वो इंसान दिख रहे हो, पर अब टोका कोई दया नहीं दिखाने वाला।
उसे खुशी है कि र्यूइंस में उसके स्टैट्स सबसे वीक थे, क्योंकि सबने उसे हल्का समझा और इसी वजह से वो आज जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े 100 लीटर की पेटी एक ऐसे बंदे ने बना दी जिसे यहाँ मरने के लिए फेंका गया था। 100 लीटर की अकड़ देखकर उसे गुस्सा आ रहा है। वो मॉन्स्टर हिलने की कोशिश करता है पर सब बेकार है। टोका नोटिस करता है कि पैरालाइज्ड होने के बाद हिलने की कोशिश करने पर 100 लीटर को डैमेज हो रहा है, तो वो उसे भी पॉइजन कर देता है। इससे उसकी पॉइजन स्किल लेवल 3 हो जाती है। फिर वो स्लीप यूज करके बाकी मॉन्स्टर्स को सुला देता है। जैसे ही 100 लीटर दम तोड़ता है, वो सारी आत्माओं को आजाद कर देता है जिन्हें उसने अब तक निगलागा। सारी आत्माएं टोका को शुक्रिया बोलती हैं और वही डार्क हीरो अंगलेन उसे कहता है कि मेरी तरफ से उस गॉडेस से बदला लेना। इसके बाद सब हवा में गायब हो जाते हैं। टोका सोचता है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है, पर वो बदला तो लेगा ही, उन आत्माओं की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। वो 100 लीटर के माथे से क्रिस्टल निकालता है, गेट खोलता है और आखिरकार उस हेल से बाहर निकल आता है। उधर रॉयल कैपिटल के बाहर के जंगलों में टोका की पुरानी क्लास डीमंस का शिकार कर रही है लेवल अप करने के लिए। शोगो एक तलवार लेकर डीमन डॉग के पीछे पड़ा है। किरी अपनी स्किल्स से मॉन्स्टर्स को भून रहा है और लेवल 18 पर पहुंचकर चौड़ में घूम रहा है। दूसरी तरफ वो सड़ियल दिमाग वाला नर्ड यासु अपनी डार्क फ्लेम से मॉन्स्टर्स को जला रहा है और उनकी चीखों पर हंस रहा है। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठा है। पर उनसे दूर एक शर्मीली लड़की काशिबा यानी कोबा खड़ी है, जिसकी हिम्मत नहीं हो रही किसी को मारने की। पर यह बुली लड़की असागी उसे धराती है कि अगर उसने नहीं मारा तो वो खुद मर जाएगी, क्योंकि ये गॉडेस का पहला टेस्ट है। असागी जो बी रैंक है, अपना अलग फैक्शन बनाने की प्लानिंग कर रही है। वो जानती है कि कोबा सिर्फ डी रैंक है, तो उसे किरीहारा या बाकी बड़े ग्रुप्स में कोई नहीं लेगा। यहाँ तक कि आयाका भी उसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो खुद खतरे में है। असागी कोबा को अपना पेट बनाकर रखना चाहती है। असागी ने कोबा के लिए एक मॉन्स्टर को ट्रैप करवाया है ताकि वो उसे आराम से खत्म कर सके। वो उसे धमकाती है कि अगर उसने नहीं मारा तो उसका हार भी टोका जैसा होगा। कोबा मरना नहीं चाहती, पर असागी उसे जबरदस्ती धक्का देती है। आखिरकार कोबा उस मॉन्स्टर को मार देती है, पर इस हिंसा से वो अंदर से टूट जाती है। वो रोने लगती है कि वो टोका की मदद नहीं कर पाई। उधर आयाका को होश आता है और उसके पेट का दर्द उसे याद दिलाता है कि कैसे उस गॉडेस ने उसे नॉकआउट किया और टोका को मौत के मुंह में भेज दिया। वो सीधा गॉडेस विसियस के पास जाती है, जो अपनी सड़ी हुई एक्टिंग से बेचारी बनने का नाटक कर रही है। गॉडेस कहती है कि मुझे भी दुख हुआ टोका को भेजकर, पर यह हमारे किंगडम की पॉलिसी है। और फिर वो असली रंग दिखाती है। वो कहती है कि ये रिचुअल चलता रहेगा और आयाका के बेहोश होने के दौरान उसने और भी वीक लोगों को रूइंस में भेज दिया है। भाई ये गॉडेस तो असली दुश्मन निकली। आयका का गुस्सा इस वक्त गॉडेस विशियस के लिए आसमान छू रहा है। वो उसे साफ कह देती है कि उसका ये यूज एंड थ्रो वाला तरीका एकदम घटिया है, पर विशियस तो अलग ही नशा करके बैठी है। वो हंसकर टाल देती है कि सबकी अपनी अपनी राय है भाई, मैं सबको खुश करने का ठेका थोड़ी लेकर बैठी हूँ। तभी आयका एक मस्त सजेशन देती है। वो एक एस रैंक हीरो है, तो वो इतनी मेहनत करेगी कि बाकी कमजोर लोगों की कसर भी वही पूरी कर देगी। बदले में वो चाहती है कि गॉडेस किसी और को रूइंस में मरने के लिए ना भेजे। विशियस शतरंज की खिलाड़ी निकली। वो मान जाती है और आयका से हाथ मिलाती है, जैसे दोनों पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत कर रही हूं। भाई ये गॉडेस की स्माइल पर मत जाना, ये पक्का कोई बड़ा स्कैम है। उधर रूइंस से दूर घने जंगलों में एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही है और उसके पीछे कुछ गंदे बैंडिट्स यानी लुटेरे पड़े हैं। पर बेचारी इतनी घबराई हुई है कि भागते वक्त ऐसे निशान छोड़ रही है कि दुश्मन उसे आराम से ढूंढ ले। बैंडिट्स मजे ले रहे हैं, उन्हें पता है कि वो थक कर कहीं ना कहीं फंसेगी ही, तब उसका खेल खत्म करेंगे। उसी वक्त टोका रूइंस से बाहर कदम रखता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और भाई उसका माना सीधा 59,000 के पार जा चुका है। लेवल 1229 का असर है बाबा। पर अब उसे अपने स्किल्स की बारीकियां यानी डिटेल्स जाननी है। उसे पता चलता है कि वो अपने पैरालाइज स्किल को पूरे शरीर की जगह किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर भी यूज कर सकता है। इतना ही नहीं, वो अपने पॉइजन स्किल की पावर कम करके उसे नॉन लीथल यानी सिर्फ बेहाल करने वाला भी बना सकता है। वो सोचता है कि जैसे ही कोई डीमन दिखेगा वो उस पर ये टेस्ट करेगा, पर आगे बढ़ते ही उसे पेड़ों के पीछे से कुछ अजीब स्क्वीक्स सुनाई देते हैं। टोका देखता है कि स्लाइम्स का एक झुंड एक नन्हे से स्लाइम को मिलकर बुली कर रहा है। टोका को उस नन्हे पर तरस आता है, पर भाई वो छोटा स्लाइम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। वो डरने की जगह उन बुलीज को पलटकर जवाब दे रहा है। टोका को अपना टेस्टिंग ग्राउंड मिल गया। वो सारे स्लाइम्स को पैरालाइज करता है और बुली स्लाइम्स को नॉन लीथल पॉइजन का टीका लगा देता है। फिर वो बुलीज से पॉइजन और पैरालिसिस हटा देता है और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। फिर वो उस छोटे स्लाइम की तारीफ करता है कि बेटा तूने बढ़िया टक्कर दी। टोका उसे कहता है कि वो उसे आजाद कर रहा है, पर वो उस पर हमला ना करे। वो स्लाइम को फ्री करके आगे बढ़ने लगता है, पर वो छोटा स्लाइम तो उसके पीछे ही हो लेता है। टोका को लगता है कि ये स्लाइम भी उसकी तरह एक आउटकास्ट यानी ठुकराया हुआ है, तो वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। वो उसे अपनी हुड में छुपा लेता है ताकि वो पीछे से दुश्मनों पर नजर रखे। इसी बीच टोका उस डार्क हीरो की फॉरबिडन बुक पढ़ना शुरू करता है। उसे एक ऐसी मेडिसिन का नुस्खा मिलता है जो स्लाइम्स को भी ओवरपावर्ड बना सकता है। वो स्लाइम से बातें करता है और उसे बताता है कि वो उन लोगों से बदला लेने की जर्नी पर निकला है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया।
वो स्लाइम से पूछता है कि क्या वो अब भी उसके साथ चलना चाहता है। स्लाइम फुल ऑन रेडी है। टोका खुश होकर उसका नाम पिगमारू यानी पिगमारू रखता है और स्लाइम को उसका नया नाम बहुत पसंद आता है। टोका अभी बॉस बनकर चल ही रहा था कि अचानक वही बैंडिट्स उसे घेर लेते हैं जो उस मिस्टीरियस लड़की के पीछे थे। ये बैंडिट्स उस लड़की को थका रहे थे, पर रास्ते में उन्हें टोका दिख गया तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा मजा कर लेते हैं। बैंडिट लीडर टोका को धमकी देता है कि सारा कीमती सामान निकाल वरना तेरी पेटी बना देंगे। टोका एक्टिंग शुरू करता है। वो बहुत डरने का नाटक करता है क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान से लड़ाई नहीं की थी। भाई की एक्टिंग देखकर तो ऑस्कर मिल जाए। लेवल 1200 प्लस का होके डरने का नाटक कर रहा है। बैंडिट्स आपस में बहस करने लगते हैं कि पहले लड़की को पकड़ें या इस फट्टू पर टाइम वेस्ट करें। टोका मौका देखकर खिसकने की कोशिश करता है, पर लीडर उसे देख लेता है और फ्रीज चिल्लाता है। टोका हाथ ऊपर करके जान की भीख मांगता है, पर इससे बैंडिट्स और ज्यादा ईगर हो जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। लीडर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर उन्हें क्या पता था कि टोका तो ऊनो रिवर्स की तैयारी में है। टोका अपने पैरालाइजिंग स्किल से लीडर को वहीं जंप कर देता है और फिर वो बैंडिट्स की खुलकर बेइज्जती करता है। उन्हें कचरा यानी स्कम बोलता है, क्योंकि भले ही वो डीमन से कमजोर हैं, पर उनकी नीयत डीमन से भी ज्यादा गंदी है। हमारा पिगमारू भी उन बैंडिट्स पर गुस्से से लाल हो रहा है। टोका कहता है कि ऐसे लोगों को पैक करने में उसे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि वो धरती का कचरा साफ कर रहा है। वो सारे बैंडिट्स पर पॉइजन फेंकता है और जब वो ढेर हो जाते हैं तो टोका को किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है। पता चलता है कि वो वही मिस्ट्री गर्ल है जो अपनी ट्राइब की स्पेशल टेक्निक से स्पिरिचुअल आर्मर समन करके खुद को बचा रही है। उसे भी महसूस होता है कि कोई बहुत पावरफुल बंदा पास में है, पर उसे वाइब्स कुछ अजीब लग रही हैं। वो कोई चांस नहीं लेती और अपनी तलवार चलाना शुरू करती है। जहां पिगमारू छुपा था वो बुश भी काट देती है। तभी टोका साई की तरह उसके पीछे पहुंचता है और उसे वहीं फ्रीज कर देता है। वो थरथराते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। टोका बड़ी शांति से कहता है कि उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो इस एरिया में नया है और उसे घंटा कुछ नहीं पता। लड़की उन 4 बैंडिट्स के बारे में पूछती है तो टोका को लगता है कि कहीं वो उसकी टीम तो नहीं। लड़की मना कर देती है और टोका उसे यकीन कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर उन बैंडिट्स जैसी गंदी और बुरी नीयत नहीं दिख रही थी। टोका उस लड़की के सिर्फ चेहरे से पैरालिसिस हटाता है ताकि वो बोल सके, पर साथ ही धमकी भी दे देता है, ज्यादा होशियारी दिखाई तो वहीं पैक कर दूंगा। टोका उसके सामने खड़ा होकर साफ बोलता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर ऐसे अनजानों पर जो रास्ते में मिलते हैं। इससे पहले कि वो उसकी क्लास लेना शुरू करे, लड़की पूछती है उन 4 बैंडिट्स का क्या हुआ। टोका बड़ी ठंडक से कहता है कि उसने उन सब का खेल खत्म कर दिया है। लड़की को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि भाई वो गुंडे काफी खतरनाक माने जाते थे। वो पूछती है कि टोका ने उन्हें अकेले मारा या कोई साथ था, पर हमारा हीरो उसे एटीट्यूड दिखाते हुए चुप करा देता है और कोई डिटेल नहीं देता। लड़की को लगता है कि टोका दिल का बुरा नहीं है, इसलिए वो सच बोलने का फैसला करती है। बेचारी को क्या पता ये बंदा लेवल 1200 का मॉन्स्टर है। टोका को उसका कोऑपरेटिव नेचर पसंद आता है और वो थोड़ा ट्रस्ट करने लगता है, पर अभी उसे आजाद नहीं करता। बातों बातों में पता चलता है कि टोका किसी एलियन किंगडम में नहीं, बल्कि उल्जा किंगडम के एक फॉरेस्ट में फंसा है। टोका काफी नई चीजें सीखता है और आखिर में वो उससे उस फॉरबिडन स्पेल स्क्रॉल के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि ये किसी ऐसी पुरानी स्क्रिप्ट में लिखा है जिसे डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं, पर वो एक बंदी को जानती है जो ये कर सकती है। वो एक फॉरबिडन विच के बारे में बताती है जिसे उसके देश से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके पास हद से ज्यादा खतरनाक नॉलेज थी। वो कहती है कि अगर उस विच से मिलना है तो टोका को गोल्डन डीमन जोन जाना होगा, जो इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक काफी स्केची एरिया है। टोका इन्फो के लिए शुक्रिया बोलता है और वो लड़की भी उसे बैंडिट से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। टोका को लगता है कि ये लड़की उसकी आंट की तरह हद से ज्यादा भोली और मासूम है। वो निकलने का फैसला करता है और बताता है कि पैरालिसिस कुछ देर में उतर जाएगा। पिगमारू टोका के कंधे पर सवार हो जाता है और दोनों बात करते हैं कि क्या वो लड़की पीछे से हमला करेगी। टोका अपने स्लाइम दोस्त को अलर्ट रहने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ मिल्स पर। टोका अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। एक फीमेल गार्ड पूछती है कि क्या वो वही मर्सिनरी है जो डंजन जीतने के लिए आया है। टोका एक्टर तो है ही, वो हाँ बोल देता है और शहर की थोड़ी झूठी तारीफ भी कर देता है। वो फीमेल गार्ड उसके शहर का नाम बोलने के तरीके पर उसे कंट्री बम्पकिन बोलती है, पर फिर भी जाने देती है, क्योंकि मार्किस को डंजन फतह करने के लिए जितने मर्सनरीज मिले उतना अच्छा। टोका को लगता है यहाँ की सिक्योरिटी काफी ढीली है, उन्होंने उसका सामान तक चेक नहीं किया। वो खुश है कि सब स्मूथली जा रहा है और एक इन में रूम बुक करने पहुंचता है। इन कीपर प्राइस बताता है और टोका देखता है कि कुछ लोग उसे स्टिंग आय से देख रहे हैं। वो थोड़ा पैसा फेंक कर मामला सेट करता है और कहता है कि वो लंबी जर्नी से आया है तो कपड़े गंदे हैं। वो थोड़ा एक्स्ट्रा कैश देकर नए कपड़े और नहाने की जगह का जुगाड़ कर लेता है। पैसा देखकर इन कीपर के चेहरे पर रौनक आ जाती है। टोका अपना फर्जी नाम हट्टी स्कल बताता है। बाद में टोका अपने रूम में कपड़े सुखा रहा होता है और फिर टाउन का जायजा लेने निकलता है। उसे शहर काफी सेफ लगता है और शॉप्स एकदम वेस्टर्न फैंटेसी जैसी है। उसे एडवेंचरर्स गिल्ड की मिलती है, पर वो दिन की स्काउटिंग वहीं खत्म कर देता है। रात को इन में डिनर करते वक्त उसे दूसरी दुनिया का खाना काफी टेस्टी लगता है। तभी उसे एक हल्ला मचाने वाला ग्रुप दिखता है। टोका को पता है कि ऐसे नमूनों की बातें सुनकर मास्टर इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है।
वो लोग बहस कर रहे होते हैं कि देश का सबसे ताकतवर नाइट रेजिमेंट कौन सा है। सबका अलग ओपिनियन होता है, पर आखिर में वो अग्री करते हैं कि बैकस एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स सबसे खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने होली एम्पायर ऑफ नी का खात्मा किया था। वो बताते हैं कि उनके सिर्फ 5 नाइट्स पूरी आर्मी के बराबर हैं और उनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो स्लेयर है। इतनी इन्फो काफी थी। टोका अपने रूम में पिगमरू के लिए खाना लेकर जाता है और बेचारा स्लाइम उसे ऐसे खाता है जैसे 5 स्टार का मील हो। टोका आगे की प्लानिंग करता है। प्रायोरिटी है उस फॉरबिडन स्क्रोल को पढ़वाना, मतलब उसे गोल्डन डीमन जोन में छिपी फॉरबिडन विच से मिलना ही होगा। साथ ही उसे अपने स्लाइम पिगमरू के लिए मॉन्स्टर एनहांसमेंट सोल्यूशन भी बनाना है। उसे याद आता है कि इनमें लोग लैबिरिंथ के नए फ्लोर के बारे में बात कर रहे थे। टोका उस एनहांसमेंट सॉल्यूशन की रेसिपी चेक करता है और उसे पता चलता है कि इसके लिए एक स्केलेटन किंग की हड्डियों का चूरा यानी पाउडर्ड बोन चाहिए होगा। अब किस्मत देखो, पता चलता है कि वो स्केलेटन किंग इसी शहर की रूइंस में मौजूद है, तो हमारा हीरो तुरंत एक्सपीडिशन ज्वाइन करने का फैसला करता है। अगले दिन रूइंस के बाहर लोगों का मेला लगा हुआ है। वहां का मार्क्विस, जिसका नाम लॉर्ड केबल हर्बरी है, भाई ये नाम है या कोई जड़ी बूटी, सबका स्वागत करता है। वो ऐलान करता है कि इन रूइंस में एक नया फ्लोर मिला है और वो चाहता है कि सब उसे एक्सप्लोर करें। वो लालच देता है कि अगर किसी को ड्रैगनाइट चैलिस यानी सुनहरा प्याला मिला तो उसे सीधा 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। साथ ही वो कहता है कि बाकी जो भी खजाना मिलेगा उसके लिए भी वो अच्छे पैसे देगा और मॉन्स्टर्स से मिला रॉ मटेरियल एडवेंचरर्स खुद रख सकते हैं। टोका ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो वही हड्डियों का पाउडर अपने लिए चाहिए। फिर मार्क्विस सबको लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन करने को कहता है। लाइन में लगे हुए टोका एक नमूने को देखता है जो वही पुराना कलेश कर रहा है उस क्लोक्ड गर्ल के साथ जिसे टोका ने फॉरेस्ट में मिलते वक्त देखा था। वो बंदा पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि ये लड़की कितनी सुंदर और ग्रेसफुल है, शायद कोई सेलिब्रिटी है। लड़की उसे पीछे हटने को कहती है, पर ये थड़की बाज नहीं आता। वो उसकी आवाज की तारीफ करने लगता है और तुक्का मारता है कि शायद ये किसी देश की नाइट कैप्टन है। ये सुनकर बाकी मर्सनरीज भी कानाफूसी करने लगते हैं कि क्या ये होली एम्पायर ऑफ निया की मिस्ट बार्कस सैरा एश्राइन है। टोका को बातों से पता चलता है कि सैरा एक एल्फ नाइट कैप्टन है। वो अनोइंग बंदा फेंकता है कि वो सैरा से पहले मिल चुका है और वो बहुत हॉट है, पर जब उसने डेट के लिए पूछा तो उसने उसे कचरे की तरह ट्रीट किया था। भाई तेरी शक्ल देखकर तो एल्फ क्या मॉन्स्टर भी मना कर दे। लड़की साफ कह देती है कि उसे ऐसा कोई नमूना याद नहीं जिससे उस बंदे की ईगो हर्ट हो जाती है। वो गुस्से में उसे घूरता है और जिद पर अड़ जाता है कि ये पक्का सैरा ही है। वो कहता है कि अगर नहीं है तो अपने काम दिखाओ प्रूव करने के लिए कि तुम एल्फ नहीं हो। वो झटके से उसका हुड हटा देता है जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो किसी प्रिंसेस की आइडेंटिटी रिवील करके, पर तभी उसका मुंह उतर जाता है जब वो देखता है कि उसके कान पॉइंटी यानी नोकीले नहीं है। टोका कंफर्म करता है कि ये वही लड़की है जो फॉरेस्ट में मिली थी और लड़की अपना नाम मिस्ट बार्कस बताती है। वो अनोइंग बंदा शॉक हो जाता है और उल्टा लड़की पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे फूल बनाया। वो बदला लेने की धमकी देता है और गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए निकल जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद टोका शॉपिंग कर रहा होता है और उसकी मुलाकात फिर से मिस्ट से होती है। मिस्ट पूछती है कि क्या वो भी मार्क्विस के बुलावे पर आया है और टोका हाँ बोल देता है। वो कहता है कि रूइंस के बाहर उसके साथ काफी बुरा हुआ, पर मिस्ट उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कोई बड़ी बात ना हो। टोका उसे वार्न करता है कि वो बंदा गुस्से से लाल था और शायद कुछ कांड करने की कोशिश करे। मिस्ट समझाती है कि उसे ऐसे लोगों की आदत है, जब लोग उससे नफरत करके दूर रहते हैं तो उसकी जिंदगी और आसान हो जाती है। टोका समझ जाता है कि वो जानबूझकर लोगों से कटती है। टोका उसे एक ऑफर देता है। वो चाहता है कि मिस्ट उसकी शॉपिंग में मदद करे ताकि कोई उसे चूना ना लगा सके और बदले में वो उसे पैसे देगा। मिस्ट पहले तो हिचकिचाती है पर पैसे की जरूरत देखकर मान जाती है। दोनों एक दूसरे का इंट्रो देते हैं और टोका को फील होता है कि मिस्ट को पता चल गया है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो साफ कह देता है कि हट्टी स्कल सिर्फ एक फर्जी नाम यानी एलियस है। वो कहता है कि दोनों के अपने सीक्रेट्स हैं तो असली नाम की जरूरत नहीं और मिस्ट अग्री करती है। शॉपिंग के बाद टोका मिस्ट को 3 सिल्वर कॉइन्स देता है। वो इतने पैसे देखकर हैरान है, पर टोका कहता है कि ये फेयर प्राइस है। वो पैसे लेकर जाने लगती है पर तभी अचानक गिर पड़ती है। टोका उसे संभालता है और देखता है कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स है। उसे एहसास होता है कि ये बेचारी कई दिनों से सोई नहीं है, पर वो मैं ठीक हूँ बोलकर वहां से भाग जाती है। टोका अब रूइंस की तरफ निकलता है। सीन शिफ्ट होता है रूइंस के फर्स्ट फ्लोर पर। टोका देखता है कि कुछ मर्सनरीज चीखते हुए भाग रहे हैं क्योंकि उनके पीछे एक मिनी मिनोटॉर पड़ा है, वैसा ही जैसा टोका ने पिछली बार फेस किया था। टोका आराम से उसे पैरालाइज और पॉइजन करता है और नोटिस करता है कि एक साधारण डैगर से भी उसकी स्किन आसानी से फट रही है। उसे समझ आता है कि डिस्पोजल रूइंस के मॉन्स्टर्स की स्किन कुछ ज्यादा ही सख्त थी। भागे हुए मर्सनरीज वापस आते हैं किसी को लेकर, पर जब वो मॉन्स्टर को ढेर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक डैगर के जख्म से इतना बड़ा मॉन्स्टर मर गया और वो हैरान है कि किसने इतनी आसानी से ये काम किया। टोका छुपकर ये सब सुन रहा होता है और उनकी बेवकूफी पर सर पीट लेता है। कुछ देर बाद वो ब्रेक लेता है और नोटिस करता है कि यहाँ के मॉन्स्टर से उसे एक्सपी घंटा मिल रहा है और वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वो मजे में जा रहा होता है, तभी उसे वही अनोइंग बंदा अपने 2 सड़ियल दोस्तों के साथ दिखता है। पता चलता है कि वो कमीना मिस्ट का पीछा करने के लिए उन्हें मना रहा है। वो गुस्से में पागल हो रहा है कि उस लड़की ने सबके सामने उसे उल्लू बनाया। वो अपना असली साइकोपैथ रूप दिखाते हुए कहता है कि वो मिस्ट के चेहरे से वो अकड़ मिटा देगा और उसे तड़पाकर डंजन के मॉन्स्टर्स को खिला देगा। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठा है, अब इसकी पेटी पक्का बनेगी।
वो मर्सनरीज इस उम्मीद में है कि वो मिस्ट के साथ गंदा मजाक करेंगे और वो अनोइंग जर्क कहता है कि वो उसकी बॉडी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तोका को उनकी ये घटिया बातें सुनकर इतनी घिन आती है कि वो सीधा उनके सामने आ जाता है। वो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इसने सब कुछ सुन लिया। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि तोका ने सब सुन लिया है, वो फैसला करते हैं कि अब इसे भी पैक करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि इसकी मौत का इल्जाम वो मॉन्स्टर्स पर डाल देंगे, क्योंकि रूइंस में तो लोग मरते ही रहते हैं। पर इससे पहले कि वो हमला करें, तोका अपना हाथ उठाता है और उन्हें रुकने को कहता है। वो उसकी जान की भीख पर हंसते हैं, पर जब वो नहीं रुकते तो तोका उन्हें वहीं पैरालाइज कर देता है। उनकी बोलती बंद हो जाती है जब वो हिल भी नहीं पाते, और तोका उन्हें बताता है कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। उसे खुद अपने इस डार्क साइड से घिन आती है। उसे लगता है कि शायद वो अपने उन घटिया पेरेंट्स जैसा बनता जा रहा है। तोका उन मर्सनरीज को पॉइजन कर देता है और उन्हें तड़पता छोड़कर उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो अनोइंग बंदा चिल्लाता है कि वो तोका से बदला लेगा, पर हमारा हीरो एक डार्क हंसी के साथ कहता है कि बेटा, तुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तभी कुछ मॉन्स्टर्स वहां पहुंच जाते हैं और तोका उन मर्सनरीज को उन मॉन्स्टर्स का शाही भोजन बनने के लिए छोड़ देता है। इसे कहते हैं इको फ्रेंडली क्लीनिंग। कचरे को कचरा खा गया। तोका आगे बढ़ता है और आखिरकार नए फ्लोर के ऊपर वाला एरिया क्लियर कर लेता है। वो थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला करता है और 3 घंटे की नींद निकालता है। जगने के बाद वो पिगमारू या पिगामारो को शाउट आउट देता है वॉच रखने के लिए। भाई स्लाइम हो तो ऐसा, वरना लोग तो धोखा दे देते हैं। फिर वो अगले फ्लोर पर जाता है और देखता है कि सेबर टाइगर्स नाम का एक मर्सनरी ग्रुप वापस भाग रहा है। वो उन्हें रोककर पूछता है कि भाई इतनी जल्दी 9-11 क्यों हो रहे हो। वो बताते हैं कि रूइंस में कुछ बहुत ही अजीब वियर्ड हो रहा है। हर तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं, पर उनके शरीर पर एक भी जख्म नहीं है। हालांकि उनका ग्रुप यहां सबसे पहले पहुंचा था, फिर भी मॉन्स्टर्स मक्खियों की तरह मर रहे हैं। वो डर गए हैं और उन्हें लगता है कि खजाने से ज्यादा उनकी जान प्यारी है, इसलिए वो निकल रहे हैं। वो तोका को भी साथ चलने को कहते हैं, पर तोका कहता है कि वो अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखेगा। वो उसे कहते हैं भी अगर कोई और मिले तो उन्हें भी वार्न कर देना, और तोका कूल बनकर मान जाता है। उनके जाने के बाद तोका को हंसी आती है, क्योंकि वो उन्हीं मॉन्स्टर्स की बात कर रहे थे जिन्हें उसने पैक किया था। उसे लगता है कि अब अफवाह फैलेगी और मर्सनरीज कम हो जाएंगे, जो उसके लिए अच्छा है। वो अगले फ्लोर पर जाता है और उसे ड्रैगनाइट चैलिस मिल जाता है, पर उसके बगल में एक स्टोन मॉन्स्टर चिल कर रहा होता है। तोका जानता है कि जैसे ही वो चैलिस उठाएगा, ये पत्थर का भूत जिंदा हो जाएगा, तो वो होशियारी दिखाता है और उसे पहले ही पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। फिर आराम से चैलिस निकाल लेता है। मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है और तोका आगे का सोचने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे दबे पांव आ रहा है, पर जब वो देखता है कि वो मिस्ट है तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो हैरान है कि तोका चैलिस तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। उसे लगता है कि शायद ब्रेक लेने की वजह से वो पीछे रह गई। तोका उसे चैलिस ऑफर करता है, पर मिस्ट हिचकिचाती है कि इतनी कीमती चीज बिना कुछ बदले में दिए कैसे ले ले। तोका कहता है कि उसे कोई एहसान नहीं चाहिए, पर मिस्ट की ऑनर उसे ऐसा करने नहीं देती। तभी तोका अगले फ्लोर का एक हिडन डोर खोलता है और रिवील करता है कि उसका असली गोल चैलिस नहीं बल्कि रूइंस की गहराई में छिपा एक मॉन्स्टर है। मिस्ट दंग रह जाती है कि इसे नीचे जाने का रास्ता कैसे पता। वो एहसान चुकाने के लिए तोका को गार्ड करने का ऑफर देती है। तोका समझ जाता है कि ये लड़की इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी, तो वो मान जाता है। वो उसे साफ कह देता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाना और मैं भी तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं पूछूंगा। तोका ये भी साफ कर देता है कि वो यहाँ काफी देर तक रह सकता है, तो अगर वो बोरिंग होकर भागना चाहे तो भाग सकती है। वो मान जाती है और दोनों रूइंस ने नीचे निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम मिस्ट को एक्शन में देखते हैं। वो बड़ी आसानी से एक मॉन्स्टर की पेटी बना देती है। तोका उसकी 6 स्वॉर्ड स्किल्स देखकर इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो उससे गोल्डन आईज वाले मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है। मिस्ट समझाती है कि जिन मॉन्स्टर्स की आंखें सुनहरी होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपी मिलता है और वो दूसरी दुनिया के हीरोज के लिए लेवल अप करने का प्राइम टारगेट होते हैं। वो ये भी बताती है कि हीरोज को इंसानों को मारने पर एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इसलिए तोका को उन बैंडिट्स को मारने पर एक्सपीरियंस नहीं मिला था। भाई ये तो आरपीजी गेम वाला लॉजिक है। वो आगे बताती है कि बिना सुनहरी आंखों वाले मॉन्स्टर्स नॉर्मल होते हैं और वो इंसानों के साथ रिश्ते भी बना सकते हैं। मिस्ट बताती है कि लेजेंड के मुताबिक डीमन किंग एक स्पेशल एनर्जी निकालता है जिसे डीमन किंग्स एसेंस कहते हैं, और जो मॉन्स्टर्स इसके असर में आते हैं उनकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। इससे उनका गुस्सा और हिंसा बढ़ जाती है। तोका सोचने लगता है कि क्या किरीहारा ने जो गोल्डन माना निकाला था वो कोई क्लू है। वो अगले फ्लोर पर पहुंचते हैं और मिस्ट कहती है कि उसे काफी देर से पास में एक मॉन्स्टर महसूस हो रहा है, पर वो कमजोर है इसलिए उसने इग्नोर किया। टोका को एहसास होता है कि मिस्ट असलियत में पिगमारू की प्रेजेंस महसूस कर रही है, तो वो डरने के बजाय दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देता है। वो उम्मीद करता है कि दोनों की जमाएगी और मिस्ट को हमारा छोटा स्लाइम काफी क्यूट लगता है। टोका थोड़ा ब्रेक लेने का बोलता है और मिस्ट कहती है कि वो पहरा देगी ताकि टोका आराम से सो सके। भाई इतनी चिंता, कुछ तो गड़बड़ है। टोका उसे समझाता है कि उसे भी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर वो बीच रास्ते में ढेर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
वो मान तो जाती है और लेट जाती है, पर टोका होशियारी दिखाता है और अपनी स्लीप स्किल यूज करके उसे गहरी नींद में सुला देता है। उसे पता है कि अब वो सुकून से सोएगी, पर जैसे ही वो सोती है उसका कंसीलमेंट यानी छुपने वाला जादू खत्म हो जाता है। उसकी एल्फ वाली खूबियां देखकर टोका दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि सैरा एश्रियन है। भाई प्लॉट ट्विस्ट तो देखो, जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा है वो इसके साथ घूम रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को उन व्हाइट वॉकर मर्सनरीज का सामान मिलता है जिन्हें टोका ने पैक किया था। लाशें तो मॉन्स्टर्स ने साफ कर दी थी, पर वो हैरान है कि इतने ताकतवर ग्रुप को बिना किसी लड़ाई के निशान के किसने ढेर कर दिया। वहाँ सिवर्ट गैटलैंड मौजूद है, जो इंसानियत का सबसे ताकतवर नाइट माना जाता है। उसे लगता है कि ये पक्का सैरा एश्रियन का काम होगा और वो उम्मीद करता है कि इस बार सैरा उसे थोड़ा एंटरटेनमेंट यानी असली फाइट देगी। अगले दिन मिस्ट उठती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जादू ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जिससे वो फिर से ह्यूमन दिखने लगती है। वो घबरा जाती है कि कहीं टोका ने उसका असली रूप तो नहीं देख लिया, पर जब वो टोका को फर्श पर बच्चों की तरह लार निकालकर सोता देखती है तो वो रिलैक्स हो जाती है। भाई टोका की एक्टिंग लेवल अप हो चुकी है। पिग्मारू आकर थोड़ा शोर मचाता है, जिससे टोका अपनी नींद का नाटक बंद करके उठ जाता है। वो डंजन में आगे बढ़ते हैं, पर अचानक फ्लोर लरजने लगता है और पूरी जगह हिलने लगती है। वो वहां से भागने का सोचते हैं, पर तभी दीवार फाड़कर एक भयानक मॉन्स्टर निकलता है। मिस पहचान लेती है कि ये स्केलेटन किंग है। टोका समझ जाता है कि ये बॉस डंजन है, क्योंकि ये अब तक के किसी भी डीमन से ज्यादा ओवरपावर्ड है। मिस बताती है कि इसका वीक स्पॉट इसकी थोड़ी यानी चिन के नीचे वाली एक अजीब सी हड्डी है। अगर वो टूटी तो इसका खेल खत्म। मिस्ट को लगता है कि आम मर्सनरीज के बस की बात नहीं है, पर दोनों मिलकर शायद इसे हरा देंगे। स्केलेटन किंग को लगता है कि मिस्ट ज्यादा खतरनाक है, तो वो टोका को इग्नोर करके उस पर फोकस करता है। मॉन्स्टर भी टोका को फट्टू समझ रहा है, अब ये उसकी पेटी बनाएगा। मिस्ट अपनी पावर एक्टिवेट करती है और टोका से कहती है कि उसे बॉस को हराने के लिए ये करना पड़ेगा, पर ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। वो उसे बात छुपाने को कहती है और उस पर एक स्पेशल आर्मर आ जाता है। स्केलेटन किंग एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट चार्ज करता है और मिस्ट टोका से कहती है कि अगर वो इसे हैंडल ना कर पाए तो वो भाग जाए, पर टोका एक सैविज स्मग के साथ आगे बढ़ता है और अपनी स्किल से बॉस मॉन्स्टर को वहीं पैरालाइज कर देता है। मिस्ट एकदम शॉक हो जाती है, पर जब टोका उस डीमन पर पॉइजन फेंकता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो उसे फॉरेस्ट में मिला था। स्केलेटन किंग जहर से दम तोड़ देता है और टोका वो हड्डियां उठा लेता है जो उसे स्ट्रेंथनिंग पोशन बनाने के लिए चाहिए थी। मिस्ट के पास सवालों का खजाना है, पर टोका वादा करता है कि वो ऊपर पहुंचकर सब बताएगा। वापस जाते वक्त पिग्मारू टोका को अलर्ट करता है कि स्केलेटन किंग की बॉडी के अंदर कुछ है। टोका उसकी छाती में हाथ डालता है और उसे एक छोटा सा बंडल मिलता है। वो चमकने लगता है और उस पर एक अजीब सा सिंबल दिखता है। बंडल के अंदर टोका को एक अजीब अंडा यानी स्ट्रेंज एग मिलता है। पिग्मारू को वो अंडा काफी पसंद आता है, तो टोका उसे अपने पास रख लेता है। उधर रूइन से काफी दूर टोका के क्लासमेट्स अपने पहले डंजन में धक्के खा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो स्केलेटन नाइट्स को देखकर ही 9-2-11 हो जाते हैं। एक लड़की जमीन पर गिरी रो रही है क्योंकि उसका हाथ कट गया है। भाई इसेकाई है या हॉरर मूवी? उसकी दोस्त मदद करने की कोशिश करती है, पर मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं। कैसे भी करके सब बच निकलते हैं और आयका डट कर खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। पर इससे पहले वो कुछ करे, शोगो और किरीहारा एंट्री मारते हैं और एक ही झटके में मॉन्स्टर्स का कचरा कर देते हैं। किरी को अपने क्लासमेट्स की घंटा परवाह नहीं है। बेचारी आयाका को ही सबको बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। किरीहारा तो अपनी ही धुन में मगन है। चौर में बोल रहा है कि वो लेवल 24 पर पहुंच गया है। भाई यहाँ टोका लेवल 1200 प्लस पार कर गया है और तू 24 पे उछल रहा है। इसे कहते हैं असली फ्रॉग इन द वेल। उधर डंजन सिटी में टोका और मिस्ट सही सलामती से सतह यानी सरफेस पर पहुंच जाते हैं। मिस्ट गार्ड्स को वो 40 दिखाती है और जब सबका ध्यान उस कीमती खजाने पर होता है, टोका दबे पांव वहां से खिसक लेता है। मिस्ट बाद में उसे पकड़ लेती है और बताती है कि कल एक पब्लिक सेरेमनी में उसे लॉर्ड से इनाम मिलेगा। टोका पूछता है कि क्या तुम तब तक फ्री हो? जब वो हाँ बोलती है तो टोका उसे रात को अपने कमरे में बुलाता है बातें करने के लिए। भाई लोग गलत समझेंगे, पर यहाँ तो डील होने वाली है। मिस्ट उसका हाथ पकड़ती है और प्याले के लिए फिर से शुक्रिया बोलती है। रात को टोका अपने स्लाइम के लिए स्ट्रेंथनिंग एजेंट बना रहा होता है, तभी मिस्ट दरवाजे पर दस्तक देती है। टोका उसे बताता है कि वो उसे बाकी जर्नी के लिए अपना बॉडीगार्ड हायर करना चाहता है। वो उसे एहसास दिलाता है कि भले ही प्याले के इनाम से उसके पास पैसे आ जाएंगे, पर वो फिर भी उसकी मदद चाहता है। टोका उसे थोड़ा इंडेटेड यानी कर्जदार महसूस करवाना चाहता है, भले ही उसे खुद ये तरीका पसंद नहीं। टोका एक मैप निकालता है और बताता है कि उसे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच गोल्डन डीमन जोन जाना है ताकि वो फॉरबिडन विच से मिल सके। वो साफ कह देता है कि वो जगह खतरनाक मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और उसे किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उसकी पीठ बचा सके, और वो सिर्फ मिस्ट पर भरोसा करता है। मिस्ट थोड़ी हिचकिचाती है तो टोका उसे सोचने का वक्त देता है। तभी अचानक वो उसे उसके असली नाम सारा से बुलाता है। वो रिफ्लेक्स में जवाब दे देती है और फिर उसे एहसास होता है कि भाई उसका तो कट गया।
टोका माफी मांगता है पर बताता है कि उसने डंजन में उसे सुलाते वक्त उसका सीक्रेट देख लिया था। वो समझाता है कि वो उसे एक कीमती एसेट यानी जरिया मानता है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। टोका जानता था कि सारा का सबसे बड़ा डर यही था कि उसका सीक्रेट खुल जाएगा, पर अब जब सब सामने हैं तो रास्ता साफ है। मिस्ट भी अपना गार्ड ड्रॉप कर देती है और बताती है कि वो स्पिरिट्स की मदद से अपना असली रूप छुपा सकती है, पर शर्त यह है कि उन स्पिरिट्स की पावर के बदले वो सो नहीं सकती। अगर वो सोई तो वो वापस अपने असली एल्फ रूप में आ जाएगी। वो टोका को अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि अब वो उस पर ट्रस्ट करती है। बदले में टोका भी अपना असली नाम बताकर हिसाब बराबर कर देता है। वो बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाती है और पेमेंट के तौर पर उसे एक ब्लू क्रिस्टल देता है जो उसे पहले डंजन में मिला था। मिस्ट इसे देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक रेयर ब्लू ड्रैगन स्टोन है जो अब मार्केट में मिलता ही नहीं। इस एक टुकड़े की कीमत उस लॉर्ड के दिए हुए इनाम से भी कहीं ज्यादा है। वो इसे लेने से मना करती है पर टोका कहता है कि ये तुम्हारा है, पसंद नहीं तो फेंक दो। बेचारी मजबूरी में रख लेती है। वो टोका को अपने पास्ट और उन लोगों के बारे में बताना चाहती है जो उसके पीछे पड़े हैं, पर टोका उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि उसे उसके पास्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस उसकी स्किल से मतलब है। इसे कहते हैं प्रोफेशनल बॉस। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त इनमें लोग मिस्ट की बेइज्जती करने लगते हैं कि वो रात को देर से टोका के कमरे से निकली थी। टोका उसे इग्नोर करने को कहता है और फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पूछता है। मिस्ट बताती है कि गॉडेस विसियस ने कुछ पुराने स्पेल्स पर बैन लगा दिया था और उन्हें फॉरबिडन घोषित कर दिया। टोका समझ जाता है कि अगर गॉडेस ने उन्हें बैन किया है तो वो पक्का उसके लिए खतरनाक होंगे। टोका उसे थैंक्स बोलता है तो मिस्ट शर्मा जाती है। अगले दिन मिस्ट अपना इनाम लेने जाती है और टोका जंगलों में जाकर पिगमारू यानी पिग अमारा को वो स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन पिलाता है। उधर मिस्ट खुद को अमीरों और नोबल्स की पार्टी में पाती है जहां वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रही हैं। काफी देर हो जाती है पर उसे इनाम नहीं मिलता। तभी लॉर्ड ऐलान करता है कि एक फेमस मजिशियन आया है जो इल्यूजन्स यानी भ्रम तोड़ सकता है। मिस्ट डर जाती है कि कहीं उसका भंडा न फूट जाए। उधर टोका को भी शक होने लगता है क्योंकि मिस्ट को आने में काफी देर हो गई है। इसी बीच अयाका गॉडेस विशियस के पास जाती है उस लड़की का इलाज करवाने जिसका हाथ कट गया था। गॉडेस बड़ी कमीनी निकली। वो कहती है कि उसने उसका इलाज सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो बी रैंक हीरो है। वो अयाका को गिल्टी फील करवाने की कोशिश करती है कि वो किरिहारा के ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ रही, पर अयाका हार नहीं मानती और साफ कह देती है कि वो अकेले ही अपने फर्ज पूरे करेगी। ये सुनकर गॉडेस एक और चाल चलती है। वो कहती है कि जितने भी लूजर्स यानी वीक स्टूडेंट्स पहला ट्रायल पास नहीं कर पाए, अयाका उन्हें अपने साथ लेकर जाए और ट्रेन करे। अयाका घबरा जाती है क्योंकि उनकी डील हुई थी कि वीक स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, पर गॉडेस कहती है कि ये किंग का ऑर्डर है। अगर वो उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएगी तो उन्हें डिस्पोज यानी खत्म कर दिया जाएगा। अयाका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उधर टोका को लगता है कि या तो मिस्ट पैसे लेकर भाग गई जो उसे लगता है नामुमकिन है, या फिर कोई कांड हो गया है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में टोका सुनता है कि लोग उस लड़की मिस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। पता चला है कि वो वही वांटेड एल्फ प्रिंसेस है। लोग कह रहे हैं कि वो सीक्रेट खुलने के बाद जंगलों में दुबक गई है, पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसका पीछा कर रहे हैं तो उसका बचना नामुमकिन है। तभी आसमान में 3 भयानक ड्रैगन उड़ते हुए उसी जंगली रास्ते की तरफ जाते दिखते हैं। जंगलों में सेरा यानी कि मिस्ट अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, तभी एक ड्रैगन नाइट उस पर हमला कर देता है। वो अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करके एक सटीक एरियल स्लैश मारती है और एक ही झटके में उसे नीचे गिरा देती है। फिर अपनी तलवार को एन्चांट करके वो बाकी दोनों नाइट्स की भी पेटी बना देती है। भले ही वो लो रैंकिंग नाइट्स थे, पर सेरा काफी थक चुकी है। तभी कहीं से एक भाला उसकी तरफ आता है। वो उसे ब्लॉक करती है पर एक ड्रैगन उस पर टूट पड़ता है। सेरा को तुरंत समझ आता है कि ड्रैगन तो बस एक डीकॉय यानी दिखावा था, असली दुश्मन तो सामने खड़ा है। वो आगे बढ़ती है और गिजान नाम के एक हाई रैंकिंग नाइट से टकराती है। गिजान उसे धमकी देता है कि बेटा आज तेरा खेल खत्म। सेरा का मैजिक पिछले इल्यूजन ब्रेकिंग स्पेल की वजह से कमजोर पड़ गया है, इसलिए वो अपना स्पिरिट आर्मर फुल पावर में यूज नहीं कर पा रही। गिजान उसे पीछे ढकेलता रहता है और रिवील करता है कि उसे सेरा को जिंदा पकड़ने के नहीं बल्कि स्पॉट पर साफ करने के ऑर्डर्स मिले हैं। पर सेरा को देखकर उस सड़ियल गुंडे की नीयत बिगड़ जाती है और वो सोचता है कि खत्म करने से पहले थोड़ा फन कर लिया जाए। भाई ये विलेंस हमेशा इतने थरकी क्यों होते हैं, इनका लॉजिक ही अलग लेवल का है। जैसे ही सेरा का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरती है, गिजान उसकी तलवार दूर फेंक देता है और उस पर झपटने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो टोका की। वो बिना किसी देरी के गिजान और उसके ड्रैगन को वहीं पैरालाइज कर देता है। सेरा इस मुसीबत से निकलकर हैरान है और टोका से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टोका गिजान पर नॉन लीथल पॉइजन यानी वो जहर जो सिर्फ बेहाल करता है डालता है, उसे सुला देता है और सेरा को याद दिलाता है कि भाई दुश्मनों के सामने पर्सनल बातें नहीं करते। टोका कहता है कि वो उसे लेने आया है, पर सेरा मना कर देती है। वो कहती है कि अगर टोका उसके साथ रहा तो ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। वो ब्लू ड्रैगन स्टोन वापस देने की कोशिश करती है, पर टोका गुस्से में आ जाता है और ड्रैगन स्टोन से भरा पूरा पाउच उसकी तरफ फेंक देता है। ले भाई तू पत्थर रख पर दिमाग मत खा। टोका कहता है कि उसे सेरा से बेहतर एस्कॉर्ट नहीं मिल सकता और वो किसी और को ढूंढने की मेहनत नहीं करना चाहता। तभी टोका अचानक कहता है चलो अपने कपड़े उतारो।
सेरा बेचारी दंग रह जाती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, पर तोका तुरंत क्लैरिफाई करता है कि मिल्स के लोगों ने उसे इसी आउटफिट में देखा था, तो पहचान छिपाने के लिए कपड़े बदलने होंगे। सेरा शर्मा जाती है कि उसने तोका के बारे में गलत यानी ल्यूट सोचा। तोका एक नया प्रपोजल देता है। वो कहता है कि सेरा फोर्बिडन विच के पास पनाह ले सकती है। वो समझाता है कि आज तक किसी ने उस विच का ठिकाना नहीं ढूंढा, और क्योंकि तोका खुद गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स के इलाके में जा रहा है तो उनका रास्ता सेम है और उनकी डील अब भी वैलिड है। सेरा हैरान है कि तोका उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तो तोका बताता है कि सेरा उसे उसके पास्ट के किसी इंसान की याद दिलाती है। वो एडमिट करता है कि भले ही उनका लुक या पर्सनैलिटी मैच ना करे, पर वाइब एकदम उनकी आंट जैसी है। तोका कन्फेस करता है कि सेरा को ऐसे छोड़ना उसे अपनी आंट को छोड़ने जैसा लगेगा। सेरा को एहसास होता है कि तोका असलियत में एक बहुत ही काइंड पर्सन है। बातों ही बातों में पॉइजन ड्रैगन मर जाता है, पर तोका नोटिस करता है कि उसे लेवल अप करने के लिए उतना एक्सपी नहीं मिला। तोका गिजान के मुंह से पैरालिसिस हटाता है और वॉर्न करता है कि अगर उसने सच बोला तो वो रहम करेगा, पर गिजान तो अलग ही अकड़ में है। वो कहता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स तुझे नहीं छोड़ेंगे। तोका को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो पॉइजन का नॉन लीथल सेटिंग ऑफ कर देता है ताकि गिजान का दर्द खत्म यानी वो खुद खत्म हो जाए। सेरा पूछती है कि आखिर उसे कौन मारना चाहता है। गिजान हंसने लगता है ये सोचकर कि जब सेरा को सच पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, आसमान से एक भाला यानी लैंस आता है और सीधा गिजान के पार हो जाता है। तोका ऊपर देखता है तो आसमान में कुछ ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मंडरा रहे हैं। उनमें से एक बंदा अलग ही दिख रहा है, सफेद बाल और लाल आंखें। ये है सिविट गार्टलैंड, जिसे इंसानियत का सबसे ताकतवर नाइट कहा जाता है। भाई इसकी एंट्री ही लेवल अप लग रही है। सीन शिफ्ट होता है द होली एम्पायर ऑफ नेया के एम्परर पर, जो ठंडे पसीने में उठता है। उसने सपना देखा था कि सिविट उससे सेरा को मांग रहा है। वापस जंगल में ब्लैक ड्रैगन नाइट्स नीचे उतरते हैं। सेरा देखती है कि सिविट के साथ 5 नाइट्स हैं, पर एक गायब है। सिविट बड़ी ही कैजुअल तरीके से ऑरबॉन को बताता है कि उसने गिजान को हमेशा के लिए चुप करा दिया है। ऑरबॉन कहता है कि उसे मारना जरूरी नहीं था, पर सिविट कहता है छोटी बातों में मत फंसो, ऑर्डर सीधा होली एम्परर ऑर्डोला से आए हैं। दूसरी तरफ हम ऑर्डोला को देखते हैं, जो अपने सपने से अब भी डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि कैसे सेरा की जवानी ने उसके मुरझाए हुए शरीर में फिर से आग लगा दी थी। उसे पहले तो उसके भागने से फर्क नहीं पड़ा, पर यह सोचकर कि कोई और मर्द उसे हाथ लगाएगा वो पागल हो रहा है। वो ऐलान करता है कि वो सेरा को दुनिया से मिटा देगा। जंगल में सेरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस एम्परर की उसने इतने साल सेवा की वही उसे मारना चाहता है। सिविट ऑर्बन को समझाता है कि गिजान मुसीबत बन सकता था, इसलिए उसने उसे पैक कर दिया, पर साथ ही ये भी फेंकता है कि अगर गिजान उस हमले को डॉज कर लेता तो वो उसे जिंदा छोड़ लेता। टोका, जो जानता है कि वो अटैक कितना डेडली था, समझ जाता है कि बेचारा गिजान अगर पैरालाइज नहीं भी होता तब भी उसके पास बचने का 1% चांस नहीं था। फिर श्वाइट्स पूछता है कि सेरा का क्या करना है, क्योंकि उनके किंग ने सारा फैसला इन पर छोड़ दिया है। वो घटिया सजेशन देता है कि क्यों ना सेरा को अपने सड़ियल सबऑर्डिनेट्स में इनाम के तौर पर बांट दिया जाए और फिर उसका खेल खत्म करे, पर ऑरबॉन मना कर देता है। वो बताता है कि एम्परर ओर्डोला ने साफ कहा है कि सेरा की लाश एकदम प्योरिटी के साथ वापस आनी चाहिए। भाई ये एम्परर तो अलग ही लेवल का थर्की और साइकोपैथ निकली। सेरा को यकीन नहीं हो रहा कि उसका एम्परर उसे मरवाना चाहता है, पर ओरबॉन ठंडक से कहता है कि जब तक सेरा जिंदा है ओर्डोला चैन से मर नहीं पाएगा। सेरा अंदर से टूट जाती है, पर सिविट उसे एक शर्त पर बचने का मौका देता है, अगर वो उसे डुअल में हरा दे। मतामा मजे लेते हुए कहता है कि सेरा का स्पिरिट रिगैलिया काफी फेमस है और सिविट उसे बैटल में टेस्ट करने के लिए एकदम बेताब है। पर जैसे ही डुअल शुरू होने वाला होता है, सिविट का ध्यान भटक जाता है। उसका इंटरेस्ट अब टोका में है। उसे टोका में कुछ अजीब और खतरनाक महसूस हो रहा है। वो टोका की तरफ मुड़ता है और उसके बारे में पूछने लगता है। टोका समझ जाता है कि इस खतरनाक बंदे के सामने वो एक भी स्लिप अप अफोर्ड नहीं कर सकता। टोका नोटिस करता है कि सिविट और उसकी पूरी पलटन उसकी रेंज से बाहर है और सिविट उसके अंदाजे से भी ज्यादा डेंजरस है। पर डरने के बजाय टोका एक सैवेज ग्रिन देता है। भाई को ऐसे टाइट सिचुएशंस में ही असली मजा आता है। वो एकदम कूर बनकर पूछता है कि क्या वो सिविट से कुछ बात कर सकता है, पर सिविट पहले उसका नाम जानना चाहता है। टोका वही फर्जी नाम हट्टी स्कल फेंकता है, पर सिविट उल्लू नहीं है। वो जानता है कि इस एलियस के पीछे पक्का कोई बड़ा राज है। श्वाइट्स चिल्लाकर पूछता है कि सिविट इतने सड़ियल बंदे पर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। सिविट समझाता है कि भाई ये बंदा ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है और डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि ये तो सही मौके का इंतजार कर रहा है हमला करने के लिए। श्वाइट्स के होश उड़ जाते हैं और सिविट आगे कहता है कि जो बंदा ये जानते हुए भी कि एक गलत कदम उसकी पेटी बना सकता है, फिर भी बात करना चाहता है, वो बंदा पक्का स्पेशल है। टोका समझ जाता है कि सिविट दिमाग से तेज है। टोका सिविट से पूछता है कि क्या तुम एक ताकतवर ओपोनेंट ढूंढ रहे हो। जब सिविट हाँ बोलता है तो टोका कहता है कि ये तो अजीब है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सुपर ह्यूमंस हैं। टोका गॉडेस ऑफ एलियन का नाम लेता है,
जिस पर सिविट अग्री करता है और बताता है कि बकस एम्पायर और एलियन किंगडम के बीच गहरे रिश्ते हैं। सिविट एडमिट करता है कि वो उन हीरोज के भरोसे बैठा है जिन्हें गॉडेस ने बुलाया है, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स उन्हें बहुत जल्दी ओवरपावर्ड बना देते हैं। उसे यकीन है कि एक दिन ये हीरोज उसके लायक दुश्मन बनेंगे और वो बस उसी पल का इंतजार कर रहा है। टोका समझ जाता है कि सिविट का एक ही मकसद है, एक ऐसा बंदा ढूंढना जो उसे टक्कर दे सके। फिर सिविट सेरा की तरफ मुड़ता है और बड़ी बेरहमी से कहता है कि अब उसे सेरा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो कहता है कि वो उसका कटा हुआ सर सीधा प्रिंसेस कैटलिया को भेज देगा, जिसे सुनकर सेरा की रूह कांप जाती है। सिविट उसे औकात याद दिलाता है कि सेरा की वजह से ही बकस ने धोखा दिया और निह किंगडम पर हमला किया। सेरा दंग रह जाती है और ओरबॉर्न असली बॉम्ब फोड़ता है। बकस ने नेह को इसलिए खत्म किया क्योंकि गॉडेस ने सेरा को उनके हवाले करने को कहा था, पर होली एम्परर ने मना कर दिया। जब ये सब चल रहा था, टोका का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ रहा है अपनी जान बचाने का प्लान बनाने के लिए। टोका सिविट से पूछता है कि क्या तुम सच में एक ऐसा दुश्मन ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जान ले सके। सिविट हाँ बोलता है और टोका फुल कॉन्फिडेंस में कहता है तो वो दुश्मन मैं बनूंगा। सिविट हैरान रह जाता है और फिर टोका असली धमाका करता है। वो बताता है कि वो गॉडेस का बुलाया हुआ एक हीरो है और अपना असली नाम रिवील कर देता है। सेरा और बाकी सब शॉक्ड है। सिविट का इंटरेस्ट अब पूरा टोका पर है। वो हैरान है कि एक हीरो यहाँ क्या कर रहा है। टोका जानता है कि वो सिविट जैसे शातिर बंदे से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो सच के करीब एक कहानी बुनता है। वो समझाता है कि हीरोज में उसका पोजीशन एकदम यूनिक है, इसलिए वो अकेला सोलो घूम रहा है। सिविट और गहराई में पूछता है तो टोका फेंकता है, भाई मैं लीग ऑफ माई ओन में हूं, मतलब सबसे अलग, इसलिए गॉडेस ने मुझे खुली छूट दी है जो मर्जी करने की। सिविट इंप्रेस्ड हो जाता है कि गॉडेस ने भी टोका के पोटेंशियल को मान लिया है। वो पूछता है कि टोका उसे क्या चाहता है। टोका अपना पत्ता फेंकता है, मुझे अभी के लिए जिंदा छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि एक दिन इतना ताकतवर बनूंगा कि तुम्हारी पेटी बना दूंगा। टोका इतना बोल्ड है कि वो गॉडेस को भी कुचल देने की कसम खाता है। सिविट को मजा आने लगता है और वो पूछता है पर तुम ताकतवर कैसे बनोगे। टोका सिविट को समझाता है कि वो गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स के इलाके में जा रहा है, एक ऐसा रास्ता जो बाकी सो कॉल्ड हीरोज से एकदम अलग है और गॉडेस ने उसे इसकी इजाजत दी है। वो सिविट को यकीन दिलाता है कि वो एक दिन वापस आएगा, गायब होने के लिए नहीं बल्कि अपना हिसाब बराबर करने के लिए। सिविट टोका की इस डिटर्मिनेशन से इंप्रेस हो जाता है और उसे जाने की इजाजत दे देता है, ये सोचकर कि फ्यूचर में उनका मुकाबला मौत तक काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो टोका को निकलने के लिए कहता है। सिविट फिर मेंशन करता है कि वो लोग भी तब निकल जाएंगे जब वो सारा की पेटी बना देंगे, पर टोका फिर बीच में टपक जाता है और कहता है कि भाई ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। वो समझाता है कि उसे गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स के इलाके में सही सलामत निकलने के लिए सारा की जरूरत है। सिविट टोका की इस ऑडेसिटी पर हैरान है कि वो बिना गॉडेस की ब्लेसिंग के सारा को अपने साथ ले जाना चाहता है। टोका साफ कह लेता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गॉडेस अग्री करती है या नहीं, वो सारा का यूज करके खुद को ताकतवर बनाएगा। सिविट को ये ट्विस्टेड एम्बिशन सुनकर मजा आता है और वो दोनों को छोड़ने का फैसला करता है, जिससे बाकी ड्रैगून्स के होश उड़ जाते हैं। सिविट बड़े कैजुअल तरीके से कहता है कि वो उसे बाद में भी मार सकते हैं। जब ऑर्बन आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि टोका गायब हो सकता है, तो सिविट उसे एक ठंडी धमकी देकर चुप करा देता है। जिंदा रहना है तो मुंह बंद रखो। ऑर्बन की हवा निकल जाती है। फिर सिविट श्वाइट्स को ऑर्डर देता है कि आखिरी ड्रैगन नाइट को प्लान में बदलाव के बारे में बता दे और वो सब जंगल से निकलने की तैयारी करते हैं। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, टोका अपना वेपन निकालता है, एक सटीक मूव, और वो सबको पैरालाइज कर देता है। सारे ड्रैगून्स और नाइट्स जमीन पर मक्खियों की तरह ढेर हो जाते हैं। टोका उन पर खड़ा होकर ठंडक से समझाता है कि भाई मैं इसे लंबा नहीं खींचने वाला, ये बदले की कहानी है। और वो जानता है कि ये ड्रैगन नाइट्स बाद में उसके रास्ते का कांटा बनेंगे, इसलिए वो अभी उन्हें एलिमिनेट कर रहा है। सिविट हिलने की कोशिश कर रहा है और पूछता है कि टोका ने क्या किया। टोका रिवील करता है कि उसने सबको लीथल डोज दे दिया है। पैरालाइज होने के बावजूद सिविट फाइट बैक करने की कोशिश करता है, जिससे टोका इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इतना तो वो 100 लीटर भी नहीं हिल पाया था जितना ये बंदा कोशिश कर रहा है। सिविट अपनी विल पावर के दम पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी साथ नहीं देती। टोका हैरान रह जाता है और सोचता है कि भाई इस बंदे को तो अपनी आंखों से मरता देखना पड़ेगा, तभी यकीन आएगा। टोका किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार होते हुए पिगामारू के साथ माइंड लिंक करना शुरू करता है, पर तभी मटामा की मौत के बाद उसकी बची कुची लाइफ एनर्जी एक सिग्नल फ्लेयर बनकर आसमान में जाती है, जिससे बाकी दुश्मनों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। बाकी ड्रैगन नाइट्स वहां पहुंचते हैं और टोका सारा से कहता है कि मैं और पिगामारू तो यही है, तुझे भागना है तो भाग ले। पर सारा, जो कि एक लॉयल बॉडीगार्ड है, उसके साथ रुकने का फैसला करती है। ड्रैगन नाइट्स के होश उड़ जाते हैं जब वो अपने 5 ताकतवर ड्रैगून्स को इस हालत में देखते हैं, और ये देखकर तो उनका सिस्टम ही हैंग हो जाता है कि उनका अनटचेबल लीडर सिविट जख्मी है। सिविट तुरंत उन्हें ऑर्डर देता है कि दूर रहो और दूर से हमला करो, इसके पास मत जाना। टोका पिगामारू के साथ लिंकअप पूरा करता है और इस पावर अप की प्रॉब्लम बताता है।
इसे एक्टिवेट होने में टाइम लगता है और ये माना को ऐसे पीता है जैसे कोई मॉन्स्टर ड्रिंक। तो ये पावर सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट्स यानी थोड़ी देर के लिए ही काम आएगी, पर तोका के लिए उतना ही काफी है। पिगामारू की स्लाइमी आर्म्स बाहर निकलते हैं, तोका की रेंज बढ़ जाती है और वो आसमान में एक एक करके ड्रैगन नाइट्स को पैरालाइज और पॉइजन करना शुरू कर देता है। फिर वो बाकी बचे हुए 3 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को सुला देता है, जिससे उसकी स्लीप स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है और नई पावर्स अनलॉक होती हैं, बजर्क, डार्कनेस और फ्रीज। तोका इन नई पावर्स को टेस्ट करता है। बजर्क से दुश्मन पागलों की तरह हिंसा करने लगते हैं और तोका को लगता है कि पैरालाइज के साथ ये परफेक्ट कॉम्बो है उन्हें जल्दी ढेर करने का। डार्कनेस उन्हें पूरी तरह अंधा कर देती है और वो बेचारों की तरह यहाँ वहां टकराने लगते हैं। उन्हें तड़पाने में उसे रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा। आखिर ये लोग सारा के साथ गंदी चीजें करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 2 ड्रैगन्स मर जाते हैं और जब सारे पॉइजन ड्रैगन्स दम तोड़ देते हैं तो तोका के लेवल्स आसमान चूमने लगते हैं। पर तोका शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि सिविट अब भी जिंदा है और पूछ रहा है कि तू असलियत में है कौन। तोका बड़ी शांति से जवाब देता है कि जस्ट एन अवेंजर, यानी सिर्फ एक बदला लेने वाला, और इसके बाद सिविट दम तोड़ देता है। बाद में तोका सारा को कहता है कि अब वो अपने निशान मिटा सकती है और वो शुक्रिया बोलती है। वो तोका के चेहरे पर एक जेंटल एक्सप्रेशन यानी नर्म भाषा नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। तोका एडमिट करता है कि वो किसी जेंटल यानी नर्म इंसान के बारे में सोच रहा था, शायद अपनी आंट, इसलिए उसका व्यवहार थोड़ा नर्म हो गया है। फिर सारा उन 5 ड्रैगन्स में से आखिरी बंदे की बात करती है जिसे हीरो स्लेयर कहा जाता है। तोका को याद आता है कि 5 ड्रैगन्स के ड्रैगन्स का साइज बाकियों से अलग था। सारा कंफर्म करती है, पर तोका उसे रिलैक्स रहने को कहता है। वो बताता है कि मिलने से पहले ही उसने उसका खेल खत्म कर दिया था जब रास्ते में उससे टकराया था। सारा दंग रह जाती है कि उसने हीरो स्लेयर की पेटी इतनी आसानी से कैसे बना दी। इसी बीच हम देखते हैं अयाका को जो अपने स्टैट्स चेक कर रही है। अब यहाँ हमारी हीरोइन नहीं, सोगो अयाका परेशान है क्योंकि उसका यूनिक स्किल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। बाकी हीरोज भी वहीं खड़े गॉडेस का वेट कर रहे हैं जैसे राशन की लाइन लगी हो। पर एंट्री होती है न्यान्तन किकीपट की, जो गॉडेस विसियस की चमची है। वो आके कहती है, बेटा गॉडेस बिजी हैं, अब से मैं तुम्हारी लेग पीस, मेरा मतलब है ट्रेनिंग लूंगी। अब हमारा शोगो भाई, जिसका ईगो उसकी हाइट से भी बड़ा है, उछलने लगता है। उसे हजम नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी लड़की उसे ऑर्डर देगी। वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। भाई ये वही कॉन्फिडेंस है जो एग्जाम से एक रात पहले आता है और रिजल्ट वाले दिन तेल निकाल देता है। पल के झपकते ही न्यान्तन ने शोगो का वो हाल किया कि बेचारा अपनी आइडेंटिटी भूल गया। पूरी तरह ह्यूमिलिएट करके उसने बता दिया कि साइज डजंट मैटर, लेवल मैटर्स। न्यान्तन बोलती है, चलो थोड़ा साफ करो, हम कैपिटल जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहां तोका मेमोरी ने सेरस एशरेन, हमारी हाई एल्फ ब्यूटी को अपनी पूरी इसेकाई स्ट्रगल की कहानी सुना दी है। तोका का एक ही मकसद है, जो भी उसके बदले के बीच में आएगा उसकी पेटी बना दी जाएगी। सेरस को जब पता चलता है कि उसके देश की बर्बादी के पीछे भी उसी गॉडेस का हाथ है तो उसका खून खौल उठता है। वो कहती है, तोका दोनों, मेरा गुस्सा भी कम नहीं है, मैं आपकी तलवार बनूंगी। वाह, अब बनेगी ना बात, रिवेंज प्लस वाइफू। तोका भाई की तो निकल पड़ी, लेकिन तोका थोड़ा मूडी बन रहा है। वो बोलता है, देख मेरा रास्ता सेल्फिश है, इसमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। पर सेरस तो लॉयल्टी प्रो मैक्स है। वो कहती है कि ये उसकी तरफ से थैंक यू है क्योंकि तोका ने उसे बचाया था। तोका मान जाता है और कमिटमेंट दे देता है कि एक दिन वो ये फेवर जरूर लौटाएगा। इधर सीन शिफ्ट होता है विसियस के महल में। ये गॉडेस तो अलग ही नशा करके बैठी है। न्यान्तन वहां आती है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए गॉडेस के पैर चाटने लगती है। छी भाई, ये लोग ट्रेनिंग कम और फेटिश ज्यादा दिखा रहे हैं। इस गॉडेस का तो अलग ही लेवल का दिमाग खराब है। विसियस सोच रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये हीरोज और ग्रेट डीमन एम्पायर आमने सामने होंगे और खूब तमाशा होगा। अब आते हैं उन निठल्ले सोल्जर्स पर जो डिस्पोजल रूइंस चेक करने गए थे। उनका क्रिस्टल कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। लॉजिक के हिसाब से उन्हें चेक करना चाहिए था, पर वो कहते हैं, छोड़ो यार, क्रिस्टल ही खराब होगा। इनकी लेजीनेस देख रहे हो, इनकी वजह से ही विलन जिंदा बच जाते हैं और सीक्वल बनते हैं। वो रिपोर्ट लिख देते हैं कि ऑल ओके, क्योंकि उनके हिसाब से वहां से कोई जिंदा निकल ही नहीं सकता। सर्वाइवल रेट 0% जो है। बेटा तुम्हें नहीं पता अंदर तोका ने कैसा सिस्टम पाड़ रखा है। अगली सुबह तोका एक विलेज में मास्क की शॉप पर है। उसे एक मास्क पसंद आता है तो वेंडर पूछता है, क्या आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के फैन हैं? तोका कंफ्यूज है कि ये कौन सा नया कैरेक्टर है। वेंडर बड़े तशन में बताता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक लेजेंड था जिसने मॉन्स्टर्स से भरे आइलैंड को फोर्ट्रेस बना दिया था और डीमंस का मास्टर बन गया था। भले ही उसकी आर्मी का खेल खत्म हो गया, पर उनका स्वैग आज भी याद किया जाता है। कट टू सेरस, जो एक इन में रुकी है। वो तोका के बारे में सोच रही है, पर डिसाइड करती है कि अभी अपने फीलिंग्स कन्फेस करके उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। वो बस तोका की ढाल बनकर उसका साथ देना चाहती है। फ्रेंड जोन से बचने का नया तरीका, सपोर्टिव जोन। शाबाश सेरस।
हमारा टोका एक टेंट के अंदर जाकर वो मास्क पहनता है और आईने में खुद को देखकर इसे फील होता है कि ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक असली शैतान बन चुका है। भाई इसका डार्क ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। टोका वहीं खड़े खड़े कसम खाता है कि वो उस गॉडेस इस्सियास की वाट लगा देगा। उसे लग रहा है कि टोका को हराना आसान है, पर बेचारी को ये नहीं पता कि बदले की आग में ये बंदा अपनी आत्मा तक बेच चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है मैग्नर किंगडम के महल में, जहां सारे देशों के राजा एक बोरिंग सी मीटिंग कर रहे हैं। इनकी हालत तब टाइट हो गई जब इन्हें पता चला कि 5 ड्रैगून्स की पेटी बन चुकी है। किंग जिनोजा तो सदमे में चला गया। उसे हजम ही नहीं हो रहा कि इतनी ओवर पावर्ड फोर्स को किसी ने इतनी जल्दी पैक कर दिया। किंग जीन ने थोड़ा सैड मुंह बनाकर कंफर्म किया कि हाँ भाई, मैंने खुद उनकी लाशें काउंट की हैं। तभी हमारी गॉडेस इस्सियास ने माइक संभाला और बताया कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मरने से पहले सैरा एशरेन का पीछा कर रहे थे। क्वीन अल्मा ने पूछा कि सैरा कहाँ गई, तो जीन ने बताया कि वहां सैरा के खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। इनको लग रहा है कि सैरा की भी छुट्टी हो गई है, पर हमें तो पता ही है असली गेम क्या है। अल्मा ने फिर बताया कि किंग ऑर्डोला भी कल रात निकल लिए। मरने से पहले उनका दिमाग थोड़ा हिल गया था, पर जिनोजा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो फट्टू राजा था जिसने बिना लड़े घुटने टेक दिए। इस्सियास ने फिर रोना शुरू किया कि हमारी बेस्ट डिफेंस टीम तो खत्म हो गई, अब तो दूसरी दुनिया के हीरोज ही हमारा सहारा है। तभी फोकिन ने एक मस्त ताना मारा। उसने नोटिस किया कि जब जब ईविल आता है, ये एलियन ग्रुप यानी इस्सियास की गैंग उतनी ही तेजी से फूलता फलता है। भाई ये तो अलग ही नशा करके बैठे हैं, हर बार इनका ही फायदा होता है। इस्सियास ने मर्ची लगते ही बोला कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गॉड प्लेन की एनर्जी सबकी पावर्स को दबा देती है। फोकिन ने गॉड स्लेयर के लेजेंड्स के बारे में पूछा, पर इस्सियास ने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कोई व्हाट्सएप का फालतू मैसेज हो। जिनोजा ने फिर पूछा कि क्या सैरा ने ही उन 5 को मारा, क्योंकि अशिंत के वो कर्स यूज करने वाले नमूने तो ऐसे क्रेडिट ले रहे हैं जैसे उन्होंने ही कोई बड़ा तीर मारा हो। इधर टोका और सैरा एक मस्त शहर में एंट्री मारते हैं। सैरा बताती हैं कि गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स का इलाका यहाँ से और नॉर्थ में है। सैरा को लगता है कि ये सिटी सप्लाईज लेने के लिए बेस्ट है। तभी टोका की नजर पड़ती है एक बहुत बड़े कोलेजियम पर, जिसे ब्लड स्पोर्ट कोलेजियम कहते हैं। भाई ये तो एकदम पुराने रोम के ग्लैडिएटर्स वाला सीन है, जहां स्लेव्स और मर्चेंट्स मौत के घाट उतरने तक लड़ते हैं। सैरा ने बताया कि ये जगह मर्सनरी गिल्ड और वहां का ड्यूक मिलकर चलाते हैं और ये आजकल लोगों का फेवरेट एंटरटेनमेंट बन गया है। अब आता है असली मजा। दोनों एक इन में जाते हैं जहां सैरा पैसे बचाने के लिए एक ही रूम बुक करने को कहती है। टोका ने बोला, मैडम मैं एक लड़का हूं, थोड़ा तो शर्म करो, पर उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो रूम शेयर करने के नाम पर खुश ही लग रही थी। मतलब लॉजिक तो चेक करो इनका। खाना खाते वक्त टोका ने सुना कि लोग ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की पेटी बनने के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है सैरा ने मारा, कोई कह रहा है अशिंत वालों ने। अशिंत के लोग पूरे शहर में धिंडौरा पीट रहे हैं कि उन्होंने ड्रैगून्स को श्राप देकर खत्म किया है। टोका ने सैरा से पूछा कि ये क्या सीन है, तो उसने बताया कि अशिंत के लोग गॉड ऑफ कर्सेस को मानते हैं। तभी अशिंत के कुछ गार्डियंस अकड़ते हुए टैवर्न में घुसे जैसे पूरा शहर इनके बाप का हो। उन्हें देखकर टोका ने सोचा इनका लेवल तो कुछ भी नहीं है, पर वो खुश था कि चलो कोई और उसकी जगह क्रेडिट ले रहा है, इससे वो सेफ रहेगा। टैवर्न में बैठकर लोग ऐसी बातें पेल रहे हैं जैसे इनके पास पूरे एनिमे की स्क्रिप्ट हो। कुछ नमूनों को लग रहा है कि एशियंट के उन गार्डियंस ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की पेटी बना दी, पर दिमाग वाले लोग स्केप्टिक्स हैं। भाई 5 ड्रैगन्स को हराना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं कि शायद किसी ड्रैगन स्लेयर ने या फिर उस खतरनाक विच ऑफ टाबूज ने ये कांड किया होगा। अब ट्विस्ट्स तो देखो, किसी ने उस विच को 10 साल से नहीं देखा, पर टैवर्न का एक अंकल कहता है कि इसी शहर में एक बंदा है जो उससे मिल चुका है। टोका ये सुनते ही एक्टिव हो गया और बिना टाइम वेस्ट किए उनके पास पहुंच गया। पहले तो वो नखरे दिखा रहे थे, पर जैसे ही टोका ने उन्हें दारू ऑफर की, उन्होंने सारी बीन्स स्पिन कर दी। उन्होंने बताया कि शहर का जो सबसे तगड़ा ब्लड स्पोर्ट चैंपियन है वही उस विच से मिलकर आया है। टोका सोच ही रहा था कि इस चैंपियन से मिलूं कैसे, कि तभी लक ने साथ दिया और वही चैंपियन टैवर्न में एंटर हुई। भाइयों, ये है ईव स्पीड, इस एरिया की सबसे खतरनाक वॉरियर। टोका ने मौका देखा और चौका मार दिया। सीधा जाकर ईव को ड्रिंक ऑफर की और अपना नाम हैटी बताया। पर ईव तो अलग ही स्वैग में थी। उसने बोला, भाई ये मक्खन लगाना बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ। टोका ने भी बिना डरे पूछा, विच ऑफ टैबूज कहाँ मिलेगी? ईव ने माना तो सही कि वो गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स के इलाके में गई थी, पर उसने साफ झूठ बोल दिया कि वो विच से कभी मिली ही नहीं। सारा को वहीं डाउट हो गया कि मैडम कुछ तो छुपा रही हैं। ईव ने पूछा कि तुम क्यों ढूंढ रहे हो, तो टोका ने सस्ता सा बहाना मारा कि वो एक स्कॉलर है और रिसर्च के लिए मर्सनरी हायर करना चाहता है। ईव ने उसे वार्न किया कि बेटा वहां 3 दिन भी जिंदा नहीं बचोगे, अपनी जान प्यारी है तो घर बैठो। पर बाद में सारा ने कंफर्म कर दिया कि ईव पक्का झूठ बोल रही थी और उसे विच का ठिकाना पता है। रात को रूम में आकर टोका को याद आया कि बेचारा पिगा मारू भूखा होगा। उसने अपने मैजिक बैग से ब्रेड निकाली। भाई मैजिक बैग कभी अलग ही लोचा है, कुछ भी रैंडम निकल आता है। टोका और सारा ने भी एक बाइट ली और सारा तो फिदाई हो गई। उसे लगा ये कोई जन्नत का खाना है। टोका ने बताया कि उसके वर्ल्ड में ये नॉर्मल है, पर सारा उस ब्रेड के रैपर को ऐसे देख रही थी जैसे कोई डायमंड हो।
अगले मूव के लिए तोका ने सोचा कि ईव से लोकेशन निकलवानी पड़ेगी, तो सारा ने कहा कि कल उस चैंपियन की थोड़ी कुंडली निकालते हैं। तोका सोचने लगा कि एक फाइटर के लिए आजादी से बढ़कर क्या होगा, पैसा। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि ईव एक डार्क एल्वन गर्ल से मिल रही है और उसे दिलासा दे रही है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगी। मतलब ईव का भी कोई इमोशनल चक्कर चल रहा है। वापस इन में सारा अपनी स्पिरिट रिगेलिया पहनकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू करती है। तोका उसे देखकर बस यही सोच रहा था कि ये किसी मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा लग रहा है। भाई क्या एलिगेंस थी। प्रैक्टिस खत्म होने पर तोका ने पूछा कि क्या क्लोज रेंज कॉम्बैट की कोई ट्रिक है। सारा सरप्राइज तो हुई पर मान गई। उसने तोका को अटैक करने को कहा और जैसे ही तोका ने पंच मारा, सारा ने उसे ऐसी आसानी से रिस्ट्रेन किया जैसे कोई छोटे बच्चे को पकड़ रही हो। अब सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि दोनों काफी क्लोज थे और सारा को पसीना भी आ रहा था। उसने फटाफट तोका को छोड़ा और सॉरी बोला, पर तोका को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर असली प्लॉट होल तो अब आया। सारा हमारे तोका के कपड़े धो रही थी और चुपके से उन्हें सूंघ रही थी। भाई ये क्या लॉजिक है, अलग ही नशा करके बैठी है। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ वो कितनी शेमलेस हरकत कर रही है, उसकी एम्बैरेसमेंट का ठिकाना नहीं रहा। तभी अचानक तोका वहां आ गया और सारा की तो जान ही निकल गई कि कहीं इसने देख तो नहीं लिया। उसने कूल बनने की कोशिश की और तोका ने बस इतना पूछा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। उसे क्या पता यहाँ स्निफिंग चल रही है। उसने बोला वो धो रही है और तोका को लगा चलो अच्छा है, काम आसान हो गया। रात को जब सारा चैन की नींद सो रही थी, हमारा तोका भाई जागकर किताबों में दिमाग खपा रहा था। दोस्तों, क्या तोका कल ईव स्पीड की वीकनेस का फायदा उठा पाएगा? देखते हैं अगले पार्ट में। क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि कैसे तोका ने ईव को ब्लैकमेल किया या फिर सीधा उस फाइनल फाइट का रिकैप तैयार करूं?